Okay, let me go live and see if I'm audible, visible to everyone or not. Hi all of you, very good morning. Quickly check कर लीजिए एक बार क्या मैं live हूँ, audible, visible भी हूँ या नहीं. Yes, I'm live on Ada 247 app and as well as on YouTube. Good morning all of you. Just let's wait for 1 minute and then we'll quickly start. Good morning Akash. Good morning Lavijit. Good morning Rahul. Good morning Malini. Good morning all of you. Good morning Himanshu. Good morning Zeenat. Good morning Alfia. Good morning Prachi. Good morning Sakshi. Good morning Garima. Good morning Sapna. Karishma. Vidya. Pradnya. Priyanka. Ritesh. Priya Garg. Shivraj Rawat. Subhashri Sakla. Good mornings. Sanket. Good morning. Kushal Dinesh. Good morning. Good morning Beena Chauhan. Good morning all of you. Good morning Ronak Yadav. Good morning. गुड मॉर्निंग ऋषभ. सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब. स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए इंटरमीडिएट की नई बैच में. नई बैच, एक नई शुरुआत. वो सभी बच्चे जिन्होंने जून 24 सीए फाउंडेशन क्लियर किया, माय गुडनेस, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट बिकॉज बहुत ही कुछ लोग हैं उससे क्लियर कर पाए. जून 24 क्लियर किया आप लोगों ने और अब आप आए हैं सीए इंटरमीडिएट में. जिन बच्चों ने जून 24 क्लियर किया उनकी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन आएगी कब? मई 2025 में. लेकिन ये जो कोर्स है, ये जो बैच है जो आज से चालू हो रहा है, 12 अगस्त से चालू हो रहा है, ये उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है जिन लोगों को एग्जाम देनी है जनवरी 2025 में, क्योंकि हम लोग बैच काफी पहले कंप्लीट कर लेंगे. तो अगर आप जनवरी 25 एस्पायरेंट है तो भी आप ये बैच आराम से देख सकते हैं. कोई भी नया काम चालू करते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं. माता सरस्वती से मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे और मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, क्योंकि आज का हमारा ये पहला सेशन है. एक नई शुरुआत हम लोग यहाँ पर आज से यहाँ करने जा रहे हैं और इस नई शुरुआत का अंत भी इतना ही खूबसूरत होना चाहिए. आज के सेशन का एक बार मैं आप लोगों के सामने एक्शन प्लान रख देता हूँ. क्या होगा? अभी तक के सारे लेक्चर्स से बहुत अलग होगा, इसलिए पहले के कोई भी मिसकंसेप्शन अपने माइंड में मत रखिएगा. स्ट्रिक्टली पहले 45 मिनट के अंदर हम लोग सारी अदर डिस्कशन करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू ओपन एंड वेलकम अबाउट इंटरमीडिएट कोर्स, अबाउट सब्जेक्ट, अबाउट बैच एंड द ऐप. इसके बारे में पहले 45 मिनट में पूरा डिस्कशन खत्म कर लेने के बाद हम लोग स्ट्रेट अवे आज हमारी पढ़ाई चालू करेंगे आफ्टर 45 मिनट्स, मतलब 46 मिनट में, जहां पर मैं पहले तकरीबन आपके साथ 6 से 7 घंटे की रिवीजन लेने वाला हूं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की. तो दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट के अंदर दो तरीके से बच्चे आते हैं. एक सीए फाउंडेशन पास करके आते हैं और दूसरा कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री रूट से आते हैं. काफी बच्चे सीए इंटरमीडिएट में बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं, लेकिन काफी बच्चे जो है वो कुछ लक के सपोर्ट से पहुंच जाते हैं, मतलब एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ाई की और पहुंच गए. चलिए, अच्छी बात है, इंटरमीडिएट में पहुंच गए. नाउ द ट्रू चैलेंजेस, अब आपको इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग जो पढ़ना है, सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड अकाउंटिंग. और एडवांस्ड अकाउंटिंग आप तभी पढ़ पाएंगे दोस्तों जब आपके बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे. तो ये बेसिक्स और फंडामेंटल को ब्रश अप करने के लिए, इसको वार्म अप करने के लिए पहले मैंने 6 से 7 घंटे यहाँ पर प्लान किया है आप लोगों के साथ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में इवन दो वी आर गोइंग टू सी बेसिक्स, बट इट विल बी इंक्लाइन टुवर्ड सी इंटरमीडिएट. तो आज ही के सेशन में हम लोग चालू करेंगे 46 मिनट से. जो भी बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अभी लाइव वालों के पास तो ऑप्शन नहीं है, जो भी बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये बेसिक्स की जरूरत नहीं है तो आप इसको जंप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं 46 मिनट पे. जो भी बच्चे मुझे ऐप पे देख रहे हैं, वेब पे देख रहे हैं, आपको मैं ऑडिबल विजिबल हूं? एक बार क्विकली मुझे कंफर्म कर दीजिए. सपना कह रही है कि वीडियो नहीं आ रही है. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, एक बार ये ऑडियो वीडियो चेक हो जाए तो फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. यस. तो अगर किसी को भी कुछ ऑडियो वीडियो नहीं आ रही ना, एक बार आप किया कीजिए, अपने ऐप को क्रैश कर कर वापस रीस्टार्ट कीजिए, इट विल बी फिक्स्ड, है ना. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कंफर्मेशन. थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी दूसरे सिस्टम के अंदर यही क्लास चल रही है एज अ स्टूडेंट और उसमें परफेक्ट दिख रहा है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं. ठीक है. सो ये हमारा एक्शन प्लान रहेगा. नई शुरुआत कर रहे हैं और सीए फाउंडेशन पास होकर सीए इंटरमीडिएट में आ गए, एक नई शुरुआत कर रहे हैं. और ये नई शुरुआत में हम हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लोगों को इसे डेडिकेट करते हैं. मैं डेडिकेट करता हूं मेरे गुरु को, सीए डॉक्टर शिवाजी जावरे सर को, मेरी नानी जी को, मेरे पेरेंट्स को, मेरी वाइफ सीए स्वाति अग्रवाल को, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ माई मोटिवेशन माई सन विवान, एंड यू माई वंडरफुल फ्रेंड्स, जिनकी वजह से मैं इतनी एनर्जी गेन कर पाता हूं, इतना मोटिवेशन गेन कर पाता हूं कि नहीं, जिंदगी में कुछ करना ही करना है. हमारा अल्मा मैटर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हमें सर उठाकर जीने लायक बनाता है, जीने के काबिल बनाता है.
क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मेरा नाम है CS अंशुल अग्रवाल। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी हूं बाय प्रोफेशन और टीचर हूं बाय पैशन। मैं एकाग्रता का फाउंडर और डायरेक्टर हूं और अड्डा पे सीए वर्टिकल का डायरेक्टर हूं। दोस्तों, बिसाइड्स टीचिंग मैं ब्लॉगिंग करता हूं, मैं जो स्टॉक स्पीकर रह चुका हूं और एक मोटिवेटर हूं। मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, सीए इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। वेल, अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो बैच के एंड तक जान लेंगे, बहुत लंबा समय है। और 3 सक्सेस मंत्रास है मेरे जिसको मैं फॉलो करता हूं, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इन सक्सेस मंत्रास को डीपली फॉलो करें। ट्रस्ट मी, इट विल लिटरली चेंज योर लाइफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, वो सभी बच्चे जिन्होंने सीए फाउंडेशन जून 24 की एग्जाम क्रैक की है। मां कसम दोस्तों, एक अलग ही लेवल की अचीवमेंट है, एक अलग ही लेवल की फीलिंग है। बिकॉज सीए फाउंडेशन जून 24 का रिजल्ट बहुत कम लगा और इतने कम रिजल्ट के अंदर पास होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि। और आप लोगों ने इसे क्रैक किया ना, तो kudos to you guys, absolutely amazing। मतलब there cannot be any much more fantastic thing than this कि आप लोगों ने सीए फाउंडेशन जून 24 को क्रैक किया है। और ये वाली जो चीज है ना, ये आप अपनी पूरी लाइफ इसे चेयर करने वाले हैं, अप्रिशिएट करने वाले हैं, चेरिश करने वाले हैं कि हम उस अटेम्प्ट के बच्चे हैं, हम उस अटेम्प्ट के फाउंडेशन के बच्चे हैं जिसका रिजल्ट अभी तक सबसे लोएस्ट लगा था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मार्क माय वर्ड्स, मुझसे आप डेटा ले लीजिएगा, सीए फाउंडेशन का जून 24 का रिजल्ट अभी तक का सबसे लोएस्ट रिजल्ट रहा। जहां पर पहली एग्जाम मई 2018 में हुई, तब से लेकर अभी तक इतना लोएस्ट रिजल्ट कभी नहीं आया। सो कुडोस टू यू गाइस एंड दिस शोज, दिस प्रूव्स कि यार आप लोगों में ये कैपेबिलिटी कि आप इसी तरीके से मई 25 के एग्जाम को फोड़ के आ सकते हो। करेक्ट। चलिए, जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं हमारे कोर्स के बारे में, सीए इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में। आज के लेक्चर में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, जिसको उसकी जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड देखने वाले बच्चों को सबको मैं कहना चाहता हूं, स्किप मार भाई 46 मिनट पे, ठीक है। गुड मॉर्निंग हर्षिता। Now, the Institute of Chartered Accountants of India, which governs the CA course, have divided three levels into three levels: CA Foundation, CA Intermediate, and CA Final. Obviously, इन तीनों लेवल के बीच में बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेप्स है, लेकिन फर्स्ट लेवल आप लोग क्लियर कर चुके हैं, CA फाउंडेशन लेवल। लेकिन क्या CA कोर्स को करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल है? द आंसर इज नो। सीए कोर्स को करने के लिए दो रास्ते अवेलेबल है। रौनक, जस्ट हैव सम पेशेंस बेटा, 45 मिनट में ये भी सवाल का जवाब मिल जाएगा, है ना। 45 मिनट में रुक जा बेटा। सबसे पहला है फाउंडेशन रूट और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। अब इसको समझिएगा, फाउंडेशन रूट का मतलब क्या होता है? ये वो रास्ता होता है जिसमें बच्चे सीए फाउंडेशन के थ्रू सीए कोर्स में एंट्री करते हैं। मतलब आप लोग, मैक्सिमम आप में से ऐसे लोग हैं जो फाउंडेशन रूट के थ्रू आए हैं। मतलब आप लोगों की फाउंडेशन की एग्जाम आपने दी, उसको पास करके फिर आप इंटरमीडिएट में। और दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। ये रास्ता उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, मतलब सेकंड ईयर बीकॉम, बीबीए, बीएससी में है और फिर वो सीए करना चाहते हैं, तो उन लोगों को सीए फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वो सीधा सीए इंटरमीडिएट में एंट्री ले सकते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। वेल, रियली स्पीकिंग, ये दोनों रास्ते अलग अलग है, लेकिन आकर दोनों को मिलना एक ही जगह पे है। मतलब आज की हमारी इस बैच में, मतलब सीए इंटरमीडिएट की बैच में, इंटरमीडिएट के अंदर कुल मिलाकर 6 पेपर्स हैं आप लोगों के, ठीक है। बहुत सारी जानकारी है और जो नहीं है वो आपको आज के इस फर्स्ट 45 मिनट्स में मिल जाएगी, ठीक है। क्या है? सबसे पहला पेपर है एडवांस्ड अकाउंटिंग 100 मार्क का। सेकंड पेपर है कॉर्पोरेट लॉज, एलएलपी एंड अदर लॉज 100 मार्क। टैक्सेशन 100 मार्क। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क। ऑडिटिंग एंड एथिक्स 100 मार्क। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 100 मार्क। तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपकी एग्जाम है टोटल 600 मार्क की। दोस्तों, 600 मार्क की एग्जाम में पासिंग क्राइटेरिया 40% आपको हर एक सब्जेक्ट में चाहिए और 50% आपका एग्रीगेट होनी चाहिए। एग्जामिनेशन जो है नाउ इट विल बी कंडक्टेड थ्राइस अ ईयर, इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन द मंथ ऑफ जून, मई और जून, एंड इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो एग्जाम साल में 3 बार होने वाली है। अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज समझिएगा कि जनरली एग्जामिनेशंस 15 दिन तक चलती है, अल्टरनेटिव डे पेपर्स होते हैं और एग्जाम के बाद और रिजल्ट से बीच में 45 से 50 दिन का गैप होता है। तो आपको यहाँ पे एक कैलकुलेशन माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए, आप एक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम को अपियर करने जा रहे हैं, तो जब वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम को अपियर करने जा रहे हैं बेटा, तो आपके माइंड में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी सिर्फ उस सिचुएशन की नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं पास हो गया तो क्या। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आपको ये भी एक चीज की स्ट्रैटेजी रखनी है कि व्हाट इफ आई गेट अनसक्सेसफुल। तो जैसे कि मैंने कहा, 3 एग्जाम्स एक साल में होती है। एग्जाम्स 15 दिन तक चलती है और एग्जाम्स खत्म होने के बाद 45 से 50 दिन, 45 टू 50 डेज लगता है रिजल्ट आने में। अब आपको यह समझना है कि अगले अटेम्प्ट में आपके पास ड्यूरेशन कम हो गया। समझिएगा। तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों का केस लेता हूं, मई 25 की एग्जाम है आपकी।
मई 25 की आपकी एग्जाम खत्म हो जाती है, मान के चलिए तकरीबन तकरीबन 25 मई तक, है ना, 20 से 25 मई तक एग्जाम खत्म होगी, 20 मई ले लेते हैं। तो अब मई के बचे 10 दिन, उसके बाद जून के 30 दिन, और फिर जुलाई में जब आप पहुंचेंगे तो फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में आप अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों पहले 10 दिन में जुलाई में जब आपका रिजल्ट आप आएगा, उसके बाद आपके अगला जो अटेम्प्ट आएगा वो आएगा सितंबर में, और उसके लिए आपके पास बचेंगे टेक्निकली 45 से 55 डेज। मतलब व्हाट इफ यू बिकम अनसक्सेसफुल, व्हाट इफ यू बिकम अनसक्सेसफुल, अगर आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके पास अगले अटेम्प्ट के लिए बेटा जी कितने दिन बचते हैं, सिर्फ 45 से 55 दिन बचते हैं। तो प्लानिंग आपको अभी से स्ट्रांगली करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, ये अपने दिमाग में छाप लेना, रजिस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड इटैलिक लाइन में लिख लेना। जितांशु परमार, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, इंट्रोडक्शन और इंडक्शन दोनों शब्दों में डिफरेंस होता है। प्लीज गेट योर इंग्लिश करेक्टेड ब्रो, थैंक यू सो मच। समझिए, बड़े बड़े शब्दों में लिख लेना, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि जितना समय आपको अभी मिलेगा ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये 8 साढ़े 8 महीने का, इतना समय आपको बाद में किसी अटेम्प्ट में नहीं मिलेगा। फिर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि क्या मैं एक अटेम्प्ट स्किप कर कर थोड़ा ज्यादा समय लेकर अगले अटेम्प्ट की तैयारी करूं। दोस्तों सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम साल में पहले 2 बार होती थी, तब बच्चों को काफी एडिक्वेट टाइम मिलता था एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी करने में, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा क्योंकि साल में 3 अटेम्प्ट है। ये अच्छा है या बुरा है, बहुत समय हमारे पास बैच के अंदर इसके बारे में करेंगे बात। इंपॉर्टेंट चीज, नाउ इन द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ईच एंड एवरी पेपर विल कंप्राइज 30 मार्क्स ऑफ एमसीक्यूज। डिटेल में बात करेंगे जब हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, और मैं आपको वहां बताऊंगा कि मोटा मोटी आपका पेपर पैटर्न कैसा है, लेकिन ये मान के चलिएगा 30 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो 6 पेपर्स है, 600 मार्क्स की एग्जाम है, उसमें से 180 मार्क्स के एमसीक्यूज है, और ये एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन एक चीज समझ लेना, ये एमसीक्यूज को आप फाउंडेशन के एमसीक्यूज के साथ बिल्कुल कंपेयर मत करना। यस यू हैव अ रीजन टू बी हैप्पी कि यार यहां पर ये जो एमसीक्यूज है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट देयर इज आल्सो अ रीजन फॉर यू टू गेट सीरियस अबाउट दैट, ये एमसीक्यूज सीए फाउंडेशन वाले इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकलशिप कब स्टार्ट की जा सकती है, ओनली व्हेन अ स्टूडेंट पास बोथ ग्रुप ऑफ सीए इंटरमीडिएट। सर्टनली आप चाहे तो एक एक ग्रुप करके एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आर्टिकलशिप तब तक चालू नहीं होगी जब तक आप दोनों ग्रुप्स एक साथ क्लियर नहीं कर लेते। तो आपको दोनों ग्रुप्स को क्लियर करना जरूरी है फॉर यू टू बिगिन विद योर आर्टिकलशिप, और उस डेट पे आपकी सीए फाइनल की डेट डिपेंडेंट होगी। मतलब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना कि अगले 8 से 9 महीने आपकी अग्नि परीक्षा है। अगले 8 से 9 महीने, रजिस्टर में सेकेंड लाइन लिख लेना, वी मे फॉल बट वी मे नेवर फेल। हम लोग गिर सकते हैं पर हम लोग हार नहीं सकते हैं। अगले 8 से 9 महीने कड़ी मेहनत हमें करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत हमें करनी है, कुछ भी कर कर रिजल्ट हमें लेकर आना ही आना है। इंपॉर्टेंट इन सब के साथ कंप्लायंसेस ध्यान रखिएगा। सीए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 1 सितंबर। दोस्तों अब आपके पास आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं, फाउंडेशन की मार्कशीट्स आ चुकी है, 18,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। आईसीआई के एसएसपी पे सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाके आपको इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करना है थ्रू फाउंडेशन रूट। तो जब आप एसएसपी पे जाते हैं वहां लिखा हुआ आता है कि आपको रजिस्ट्रेशन किस मोड से करना है, थ्रू फाउंडेशन रूट करना है या डायरेक्ट एंट्री रूट करना है। तो आप वहां सेलेक्ट करेंगे फाउंडेशन रूट, और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स डालकर 18,000 रुपीज ऑनलाइन पे कर कर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लास्ट डेट ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 सितंबर 2024। अगर ये डेट मिस कर गए तो भैया जी फिर मेरा अटेम्प्ट चला जाएगा। अगर 1 सितंबर का 2 सितंबर भी हुआ तो मैं दोस्त फिर से कह रहा हूं ये अटेम्प्ट आपका मिस हो जाएगा, और ये होने मत देना। दोस्तों आज से आपको अपने दिमाग में ना एक फैक्ट बैठा लेना है कि सीए इंटरमीडिएट में ना 2 ग्रुप्स होते ही नहीं। सीए इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट्स होता है, मुझे 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, एंड ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ये 6 सब्जेक्ट्स को एडिक्वेटली पढ़ने का सिंपल तरीका है, पहले 3 सब्जेक्ट कीजिए फिर बाद में 3 सब्जेक्ट कीजिए। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी थ्योरीज है, जितने मुंह उतनी बातें। हमें लगता है कि नहीं सर पहले 4 सब्जेक्ट करना चाहिए फिर बाद में 2 सब्जेक्ट करना चाहिए ताकि बाद में रिवीजन को टाइम ज्यादा मिले। देख भाई, रिवीजन करना है, बाद में करना क्या, अभी करना क्या। मेरा पर्सनली ये मानना है अभी जो 3 सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं इसमें एडवांस्ड अकाउंटिंग और टैक्सेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ट्रस्ट मी, इट्स बिगेस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। तो आप अभी जो 3 सब्जेक्ट कर रहे हो उसका रेशियो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कतई 50-50 बिल्कुल मत समझना कि सर ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स है ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स है, तो आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स 3:3 मतलब इक्वल रेशियो होगा, तो वेटेज भी इक्वल होगा ना सर, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का वेटेज भी इक्वल होगा। द आंसर इज अ बिग एन ओ नो।
मैं वेटेज इन टर्म्स ऑफ मार्क्स नहीं कह रहा हूं, सर्टेनली वेटेज इन टर्म्स ऑफ मार्क्स तो इक्वल है, आप देख लो ग्रुप 1 भी 300, ग्रुप 2 भी 300, लेकिन मैं यहां पर वेटेज डिफाइन करता हूं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ माय टीचिंग आवर्स, in terms of your studying hours, self study hours, in terms of number of concepts, in terms of difficulty level, in terms of weightage, everything अगर मैं define करूं तो group 1 और group 2 का weightage जो है it goes somewhere around 58 फॉर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 42 जाता है, मतलब नॉट रियली 60-40, 60 से थोड़ा कम है और 40 से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा 58 और 42 का वेटेज है। तो दोस्तों अभी जब आप दो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, एडवांस्ड अकाउंटिंग और टैक्सेशन के लिए भी मैं बता दूं इसको आप एक पेपर लेकिन दो सब्जेक्ट कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आता है डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी, तो दोनों की क्लासेस साइमल्टेनियसली चलती है, आपको वो क्लासेस अटेंड करनी है। और एक चीज समझना, जितनी क्लासेस आप अटेंड करेंगे ना दोस्त, उतनी ही आपको मेहनत सेल्फ स्टडी में भी करनी पड़ेगी, सिर्फ क्लासेस देखने से कोई पास नहीं हो सकता। तो आप ये मान के चलिएगा जितना आपका क्लास टाइम होगा उसका कम से कम 50-60% आपका सेल्फ स्टडी टाइम होना ही चाहिए। नाउ इन दिस सिनेरियो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यू शुड नॉट ऐड द फोर्थ सब्जेक्ट इन इट, बाकी जैसे मैंने कहा देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑन दिस। तो अगर आप 6 पेपर्स एक साथ अपियर करते हैं तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, स्पेशली जो बेनिफिट मिलता है वो है सेट ऑफ का। अब ये सेट ऑफ का मतलब क्या होता है इसको समझना है। ये जो पीपीटी है, जो स्लाइड है, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, कब कहां कैसे किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं आपको पता चलेगा। दोस्तों लुक एट द डेटा ऑफ स्टूडेंट ई। स्टूडेंट ई ने क्या किया, हर सब्जेक्ट में 40 के ऊपर स्कोर किया है, लेकिन अगर मैं इसका ग्रुप 1 का टोटल लेता हूं तो ग्रुप 1 का टोटल लिया है तो वो है 145, और अगर सिर्फ ग्रुप 2 का टोटल लेता हूं तो ग्रुप 2 का जो टोटल है वो है 156। अब समझिएगा, अगर इंडिविजुअल ग्रुप वाइज मैं रिजल्ट निकालता हूं, क्या कहा मैंने, अगर मैं इंडिविजुअल ग्रुप वाइज रिजल्ट निकालता हूं तब तो ये बच्चे का रिजल्ट ग्रुप 1 का फेल होना चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट कहती है कि एग्रीगेट जो है वो 50% के ऊपर होना चाहिए, और ग्रुप 1 के 3 पेपर मतलब 300 मार्क का 50% होता है 150 मार्क, और 150 की जगह उसको 145 मिले तो आइडियली ग्रुप 1 में इसका रिजल्ट फेल होता है और ग्रुप 2 में इसका रिजल्ट पास होता है बिकॉज ही गॉट 156 मार्क्स। लेकिन अगर ये बच्चा दोनों ग्रुप्स एक साथ देता है, मतलब ही अपियर फॉर ऑल द 6 पेपर्स टुगेदर, तो इंस्टीट्यूट इसका जो एग्रीगेट है वो इंडिविजुअली ग्रुप वाइज ना निकालकर टोटल 6 पेपर्स का एग्रीगेट निकालेगा, मतलब 600 मार्क में से इंस्टीट्यूट क्या चेक करेगा, क्या इस बच्चे को 300 मार्क्स मिले हैं क्या, और यहां पे उसका आंसर है हाँ, तो इसका रिजल्ट आएगा ग्रुप 1 ऑल्सो पास, ग्रुप 2 ऑल्सो पास, बोथ ग्रुप पास। इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ। क्या कहते हैं बेटा जी, इट इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ। तो जब आप 6 पेपर्स एक साथ देते हैं तो आपको दो बड़े बेनिफिट्स जो मिलते हैं, वो दो बड़े बेनिफिट्स है, पहला है सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है और दूसरा यू आर एलिजिबल फॉर मेरिट रैंकिंग। तो इस चीज को आपको रखना है ध्यान, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी पेपर में आपको 60 प्लस मिलता है तो वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, मतलब इंस्टीट्यूट मानती है कि आप उस पेपर के अंदर ना एक्सपर्ट, और अगले अटेम्प्ट में बेटा जी आपको वो पेपर वापस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप ब्रीफ डिस्कशन जो हमने किया था अबाउट द कोर्स वो आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जैसे मैंने कहा कोई भी सवाल है तो वी कैन टेक इट अप ओवर द पीरियड ऑफ द बैच। सेकंड, अबाउट सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर नंबर 1 के बारे में मैं आज बात करूंगा। आज मैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरे दो पेपर्स है, ठीक है। पेपर नंबर 1 अबाउट एडवांस्ड अकाउंटिंग। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि पूरे 6 पेपर्स में से आउट ऑफ ऑल द 6 पेपर्स the two biggest papers are advanced accounting and taxation. Understand, advanced accounting and taxation. जनवरी 25 की लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की ऑलरेडी खत्म हो गई है। अगर आप रिपीटर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, अगर आप रिपीटर हैं आपको सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना होगा, और एग्जाम फॉर्म अभी तक आए नहीं है जनवरी 25 के लिए। क्लियर, रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होता है, एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी वैलिडिटी 4 से 5 साल की होती है, और फिर आपको जब जब भी एग्जाम देनी है आपको सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरने होते हैं, रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं करना होता है। रजिस्ट्रेशन इज टू बी डन ओनली एंड ओनली वंस, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि मैंने कहा पहला पेपर जो एडवांस्ड अकाउंटिंग, ये आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड पेपर होता है, बिकॉज इस पेपर के अंदर आप पूरे 6 पेपर्स का प्रेशर कैरी करते हैं अपने साथ। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने आपसे कहा था कि दो सबसे बड़े सब्जेक्ट है एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ओल्ड सिलेबस के अंदर टैक्सेशन पूरे 6 में से सबसे बड़ा सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब नए सिलेबस में एडवांस्ड अकाउंटिंग इज द बिगेस्ट आउट ऑफ ऑल 6 सब्जेक्ट्स। Yes, you heard me right. So first biggest subject is advanced accounting, second biggest comes taxation with a marginal difference in both of them. Why I am saying so? Because now in advanced accounting you are going to get a glimpse of CA foundation.
The accounting that you're going to study at intermediate level is very different from that what you have studied at 11th 12th level, accounting, bookkeeping and accountancy, that you have studied at CA foundation level, because यहाँ पर पूरा फोकस जो है वो कंपनीज पे है और पूरा फोकस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, इस चीज का ध्यान रखना है। कंप्लीट फोकस इंस्टीट्यूट है शिफ्टेड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि अभी का जो नए सिलेबस का इंटरमीडिएट का एडवांस्ड अकाउंटिंग का सिलेबस है गाइस, इट इज नथिंग बट ओल्ड सिलेबस सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस। तो पुराने सिलेबस में जो फाइनल का सिलेबस था बस वही जाकर अब इंटरमीडिएट का सिलेबस यहां बन गया है। तो जब देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। तो जब हमको पता है कि यार अब ये सब्जेक्ट है, इतना कंटेंट है, तो डे वन से वो डिसिप्लिन चाहिए। और एक चीज समझ लो, ये डिसिप्लिन आपको अभी नहीं चाहिए, ये डिसिप्लिन आपको थ्रू आउट चाहिए। अगर आप जनवरी 25 एस्पायरेंट है तब तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कि नवंबर तक जब हमारी बैच खत्म होगी उसके बाद एक महीना ही बचेगा आपके अटेम्प्ट में, तो वो बच्चों में तो डिसिप्लिन रहेगा। लेकिन अगर आप मे 25 एस्पायरेंट है तो आपको एक चीज समझना है कि इवन आफ्टर द क्लासेस गेट्स ओवर फॉर ग्रुप 1 एडवांस्ड अकाउंटिंग, you have to retain this data, you have to constantly revise it and keep it in your mind till May 2025। तो उसकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आईसीआई के मॉड्यूल्स की बात करें तो आईसीआई के मॉड्यूल्स टोटल 3 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग के, वेबसाइट पे फ्रीली एक्सेसिबल है। और मैंने आपके लिए गूगल ड्राइव लिंक बनाई है जिसपे पूरे मॉड्यूल्स आपके लिए डाउनलोड करके दिए हैं, आपको अलग से कहीं उसके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरी अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल चैप्टर्स की बात कर लेता हूँ तो यहां पर सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग में दोस्तों कुल मिलाकर 7 चैप्टर्स हैं और आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। 7 चैप्टर्स क्या है, ये चैप्टर्स की अरेंजमेंट मैं आपको मेरे बुक के हिसाब से बता रहा हूं। मेरी बुक कब क्या कैसे मिलेगी बस थोड़ा इंतजार कीजिए। एज आई सेड, पेशेंस, ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस। 45 मिनट्स मैंने आपसे मांगे, 45 मिनट्स में सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। चैप्टर नंबर 1 इज कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड टॉपिक, उसके आगे मैंने रेफरेंस लिखा है। चैप्टर नंबर 2 है अमालगमेशन ऑफ कंपनी, अगेन एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड टॉपिक। चैप्टर नंबर 3 है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चैप्टर नंबर 4 है बाय बैक ऑफ शेयर्स। चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। चैप्टर नंबर 6 है ब्रांच अकाउंटिंग इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस, यहां पर है AS 11 का छोटा सा रेफरेंस। और फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये टॉपिक है जो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को टारगेट करता है, AS21, AS23 और AS27। एंड देन यू हैव टू स्टडी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों इंडिया में प्रेजेंटली सीरियल नंबर वाइज 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद है, लेकिन उसमें तो 2 स्टैंडर्ड अबॉलिश हो चुके हैं, चले गए हैं। अब वो 2 स्टैंडर्ड्स को इंस्टीट्यूट ने हटा दिया और उनके कंटेंट को दूसरे स्टैंडर्ड्स में मिक्स कर दिया है। मतलब आज की तारीख में टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, there are total 27 accounting standards। अब थोड़ा सा यहां पर कैच समझना, ये 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे हमें पढ़ना है विदाउट एनी डाउट। ऐसा कभी नहीं हुआ है, सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कभी भी नहीं थे। ये पहली बार हो रहा है कि आईसीएआई ने सारे के सारे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरमीडिएट में दे दिए। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि अभी का जो इंटर का सिलेबस है वो पुराना सीए फाइनल का सिलेबस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो हम चैप्टर्स के थ्रू कवर करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे काउंट करते हैं, AS3, AS14, AS11, AS21, AS23 एंड AS27। तो 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल बी कवर्ड थ्रू चैप्टर्स और फिर बाद में बचेंगे बैलेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 21। मतलब जो 7 चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके थ्रू 6 स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएंगे और बाकी के 21 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसपे चैप्टर्स बेस्ड नहीं है, वो प्योरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। वेल अगर मैं मोटा मोटी मार्किंग स्कीम की अगर आपके सामने बात करता हूं कि वो हाउ मच इज द वेटेज ऑन मार्किंग स्कीम, तो बेटा जी ये जो 6 चैप्टर्स है इसका आप तकरीबन तकरीबन 60% वेटेज कंसिडर कर सकते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का 40%। अब ये मार्क्स एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव पेपर दोनों मिलाकर मैं कह रहा हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा आपका पेपर का स्प्लिट क्या है, जो आपका क्वेश्चन का पेपर बनता है, क्वेश्चन पेपर बनता है आईसीए का, उसका स्प्लिट है 70-30। इसका मतलब है 70% सब्जेक्टिव पेपर है और 30% एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल स्प्लिट वाइज नहीं बता रहा हूं, मैं टोटल बता रहा हूं कि 100 मार्क का अगर पेपर है तो उसमें से 60% वेटेज जो है वो ये 7 चैप्टर्स और ये 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है और रिमेनिंग 40% वेटेज जो है वो जाता है बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, करेक्ट। नाउ बाकी के स्टैंडर्ड्स की लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने दी है। रही बात मेरे बुक्स की, मेरी एडवांस्ड अकाउंटिंग की कुल मिलाकर 4 बुक्स होगी, ध्यान से सुनिएगा। देयर विल बी टोटल 4 बुक्स। 3 बुक्स आपको हार्ड कॉपीज में मिलती है, एक बुक आपको पीडीएफ में मिलती है।
अभी इट फर्दर डिपेंड्स कि आपने किस टाइप का सब्सक्रिप्शन लिया है। रियली स्पीकिंग मैं उसमें जाता नहीं हूँ। अगर आपने महापैक लिया है तो इट कम्स विद हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक। अगर आपने रेगुलर सब्सक्रिप्शन लिया है तो इट कम्स विद द ई बुक्स, मतलब पीडीएफ बुक, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और तीसरा होता है जिन्होंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज परचेज किया है, तो आप जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वहां से आप चेक कीजिएगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट आपने खरीदा है, अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा। सर बुक्स कब डिस्पैच होगी, बुक्स कब डिलीवर होगी? दोस्तों मैं यहाँ पर एक अपडेट आपको दे देना चाहता हूं। अगर आपको पता हो तो अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी सरकार का बजट अनाउंस हुआ है। नॉर्मली ये बजट 28 फरवरी को आ जाता है हर साल, लेकिन इस साल 28 फरवरी का जो बजट आया था वो था इंटरिम बजट, बिकॉज वापस से चुनाव हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, नई सरकार बनी मई में, और नई सरकार बनने के बाद नया बजट अब आया। अब जो बजट आया वो है इस फाइनेंशियल ईयर का फाइनल बजट। तो सर उसका बुक से क्या लेना देना, एक मिनट रुकिए बताता हूं। आप लोगों की जो एग्जाम है मई 25 ऑनवर्ड्स, मैं जनवरी 25 की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मई 25 वाले बच्चों को टैक्सेशन के सिलेबस में कौन सा बजट पढ़ना है? 28 फरवरी वाला, 28 फरवरी 2024 वाला, या ये वाला जो अभी बजट रिसेंटली अनाउंस हुआ है जुलाई के अंदर? द आंसर इज अभी जो जुलाई में बजट अनाउंस हुआ है वो आपको पढ़ना है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मई 25, जनवरी 25 की बात नहीं कर रहा हूं। जनवरी 25 के सिलेबस में पुराना वाला बजट है, लेकिन मई 25 वाले बच्चों को नया बजट पढ़ना है। अब नया बजट अभी आया, इट्स बीन हार्डली 10 to 15 डेज। नए बजट के बेसिस पर टैक्सेशन की पूरी किताब चेंज होती है, क्योंकि अब निशान सर आपकी बुक्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू मई 25। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रुक जाओ, टेंशन मत लो, बुक्स ऑलरेडी बन चुकी है। निशान सर ने 3 दिन कड़ी मेहनत करके, समय लगाकर, दिन रात मेहनत करके वो बुक्स को कंप्लीट कर दिया। टैक्सेशन के केस में ये बड़ा चैलेंज होता है। ये बुक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बुक्स प्रिंट होकर परसों तक पहुंच जाएगी इंदौर, और परसों से आप लोगों के डिस्पैचिंग स्टार्ट होंगे। मतलब आप आज से लेकर 10 to 15 डेज का टाइमिंग लगा लीजिए, आपके पास किताबें पहुंच जाएगी। पर सर वहां पे तो लिखा था कि जब आप परचेज करोगे उसके 10-15 दिन में आएगी। बिल्कुल लिखा था, और अभी भी बोल रहा हूं आगे भी ऐसा ही होगा। सिर्फ इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज देयर इज अ रीजन टू इट, और रीजन है बजट अभी आया। अगली बार से पंगा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि 28 फरवरी को बजट आ जाएगा, तो 28 फरवरी के बजट के बाद तुरंत किताबें बन जाती है और वो किताबें डिस्पैच हो जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव मई में हुए हैं, रिजल्ट मई में आया, और अभी रिसेंटली बजट आया, उसके वजह से ये चेंजेस है। तो इसका ऑब्वियसली एडवांस अकाउंटिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, वो बुक्स एक साथ जाती है, जो कॉम्बोज लेते हैं उनकी बुक्स एक साथ जाती है, एडवांस्ड अकाउंटिंग की, लॉ की और टैक्सेशन की। हमारे सिस्टम में पार्ट डिस्पैचमेंट का कंसेप्ट नहीं होता है, तो वो पूरा बंडल आप तक पहुंचेगा 10 से 15 दिनों में फ्रॉम टुडे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। 10 to 15 डेज फ्रॉम टुडे यू विल रिसीव योर बुक्स। सर फिर तब तक पढ़ाई कैसे करेंगे? चिंता मत करो, तब तक आप ई बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास महापैक है तब तो आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेगी और पीडीएफ बुक्स भी मिलेगी। रेगुलर सब्सक्रिप्शन वालों को पीडीएफ बुक्स मिलेगी, तो आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने आपसे कहा मेरी 4 बुक्स आएगी, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन समझिएगा। सबसे पहले आएगा वॉल्यूम नंबर 1। दोस्तों वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर मैंने कवर किया है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7। जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी, ये लिस्ट आपने देखी है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7। फिर बाद में है वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर मैंने कवर किए हैं पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 7 वॉल्यूम नंबर 1 में ब्रीफ कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हम क्लास में करने वाले हैं। मतलब ये वो बुक है जिससे आपको क्लास वर्क भी मिलेगा और जिससे आपको होमवर्क भी मिलेगा। यहां से हम लोग सारी चीजें करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? सर रेगुलर सब्सक्रिप्शन वाले बुक परचेज कर देखे हैं। आप बुक अलग से परचेज कर सकते हैं अगर आपने रेगुलर सब्सक्रिप्शन लिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। करेक्ट सर, बट इन फेब्रुअरी अगेन बजट विल कम, दैट विल क्रिएट एन इशू। नहीं, आपके लिए नहीं होगा केशव जंवर। बहुत सिंपल है। फेब्रुअरी में जो बजट अनाउंस होता है, ध्यान से समझना, फेब्रुअरी में जो बजट अनाउंस होता है वो उसके बाद 3 अटेम्प्ट तक एप्लीकेबल होगा। मतलब मई 25 वाले बच्चों को फेब्रुअरी 25 के बजट से कुछ लेना देना नहीं है। आईसीआई का एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना, all the notifications and circulars issued 6 months prior to attempt are applicable। समझ गए? all the notifications and circular issued 6 months prior to attempt are applicable। तो जिनकी मई 25 में एग्जाम है दोस्तों, उनको फरवरी 25 के बजट से कुछ लेना देना नहीं। आपको वो बजट भी नहीं देखना है और उसकी प्रोविजंस भी नहीं देखनी। आपके लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल है? जो अभी जुलाई 24 में अनाउंस हुआ है। तो फाइनेंस एक्ट ये वाला एप्लीकेबल होगा। इसीलिए
आपको यही वाला पढ़ना है, समझ में आया? जो अभी जनवरी 25 में एग्जाम देंगे उनके लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल है? फरवरी 2024 में जो बजट अनाउंस हुआ था वो। बाकी निशान सर आपको जानकारी देंगे, यार टैक्सेशन के टीचर है, ठीक है। वॉल्यूम नंबर 2 में मैंने पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए हैं। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मैंने आपको चार्ट्स दिए हैं, चार्ट्स के साथ साथ मैंने आपको इसके क्वेश्चंस दिए हैं, और क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको इसके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। ये चीज समझिएगा वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर। फिर आता हूं दोस्तों मैं वॉल्यूम नंबर 3 में। वॉल्यूम नंबर 3 जो है इसका नाम है सेल्फ प्रैक्टिस बुक। ये जो सेल्फ प्रैक्टिस बुक है दोस्तों, इस बुक के अंदर क्या है समझना। सेल्फ प्रैक्टिस बुक में मैंने आपको पहले 7 चैप्टर्स और उसके बाद जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक कंपाइलेशन दिया है। तो आप इसको कंपाइलर भी कह सकते हैं। इट कंटेन्स ऑल द ओल्ड सिलेबस, आरटीपीस, एमटीपीस, पीवाईक्यूज along with their solution। आप समझ रहे हो? पुराना जो सिलेबस था, देखो सिलेबस चेंज हुआ है पर चैप्टर्स तो यही थे। पहले भी अमालगमेशन था, पहले भी कंसोलिडेशन था, पहले भी ब्रांच अकाउंटिंग था। तो जो पुराना सिलेबस था राइट फ्रॉम 2018, ध्यान से सुनना, राइट फ्रॉम 2018 उस सिलेबस में जितने भी आरटीपी के क्वेश्चंस थे, जितने भी एमटीपी के क्वेश्चंस थे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस थे, along with not just answer, along with detailed solution मैं आपको यहां प्रोवाइड कर रहा हूं वॉल्यूम नंबर 3 में। मतलब आपको इधर उधर कहीं फंबल करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन कहां से देखूं, इसका सॉल्यूशन कहां से करूं, मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। चलो सर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल गए तो उसके सॉल्यूशन कहां मिलेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं करना। सिंपल वॉल्यूम नंबर 3 आपके पास है और ये आपको मिल जाएगा, क्लियरली मिल जाएगा। क्लियर हो गया सर? इन सब के पीडीएफ कब मिलेंगे? धीरे धीरे सब बताता हूं, चिंता मत करिए। इन सब के अलावा आपको यहां पर मिलेगा वॉल्यूम नंबर 4, दैट विल बी एमसीक्यू बुकलेट। अब दोस्तों आप सबको बताएं, ये तो कंपलसरी पीडीएफ में मिलेगा, मतलब महापैक के यूजर्स हो या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के यूजर हो, एमसीक्यू बुकलेट विल बी इन द पीडीएफ फॉर्मेट ओनली, ठीक है। अब आप सबको पता है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है हर एक सब्जेक्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एमसीक्यू पे भी इक्वल वेटेज है। देखो क्लास में पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है एमसीक्यू को कैसे क्रैक किया जा सकता है। May 24 की जो एग्जाम हुई थी उसमें जो क्वेश्चंस आए थे मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज है, डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं है। केस स्टडी बेस्ड है और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज है। मतलब यहां पर आपको जो जरूरत है वो जरूरत है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। आपके रजिस्टर में लिख लेना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट। हो सकता है कोई क्वेश्चन 19-20 समझ में आए, चलेगा, पर कंसेप्ट 19-20 नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली आप सोचोगे तो क्वेश्चन होता क्या है? क्वेश्चन इज नथिंग बट इट इज अ बंडल ऑफ कंसेप्ट। मैं कुछ एक हाइपोथेटिकल फिगर्स ले लेता हूं, कुछ हाइपोथेटिकल नेम्स ले लेता हूं, ग्रामेटिकली उसको जोड़ देता हूं, एक कहानी बिल्ड कर लेता हूं, है ना, और वो कहानी से मैं एक कंसेप्ट ऐड कर कर उसको बना देता हूं क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज पे आपको फोकस रखना है, लेकिन उस पे अलग से फोकस कैसे रखेंगे? एमसीक्यू बुकलेट के थ्रू, जो पीडीएफ फॉर्म में सबको मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो पेपर है एडवांस्ड अकाउंटिंग का, ये 2 पार्ट्स में आता है दोस्तों। पार्ट 1 इज एमसीक्यू विच इज 30 मार्क पार्ट, और पार्ट 2 आता है विच इज डिस्क्रिप्टिव पेपर। और ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है दोस्तों, ये होता है 70 मार्क्स का, ठीक है। एमसीक्यू पेपर आपको अलग से मिलता है और वो आपको वापस सबमिट करना पड़ता है, आप उसको घर पे लेके नहीं आ सकते। ओएमआर शीट पे आपको उसको डार्कनिंग करना होता है, सर्कल जैसे आप फाउंडेशन में करते थे। कोई प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। पार्ट 2 का जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें होता है कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 और 6। और दोस्तों इन 6 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन जो है वो होता है 14 मार्क ईच का। मतलब अब अगर आप यहाँ टोटल मार्क्स देखेंगे तो 14 इंटू 6 दिस बिकम्स 84 मार्क, और यहां पर 30 मार्क। मतलब कुल मिलाकर आपका जो पेपर हुआ है वो पेपर कितने मार्क्स का हो गया बेटा? ये 114 मार्क का आपका पेपर होता है, और 114 मार्क के पेपर में से आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। तो एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज तो ये कंपलसरी है, मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 में से यू हैव टू सॉल्व एनी 4 आउट ऑफ 5।
तो पेपर पैटर्न ये क्लियरली दिमाग में बैठा लीजिएगा। पुराना सिलेबस का पेपर पैटर्न अलग था, वहां पे 125 मार्क का पेपर आता था जिसमें से 100 मार्क का सॉल्व करना होता था। अब जो नया सिलेबस है, नया सिलेबस जब मैं कहता हूं इसका मतलब क्या, नए सिलेबस का मतलब है इफेक्टिव फ्रॉम मई 2024, हेंस फॉरवर्ड, चाहे सितंबर 24 हो, जनवरी 25 हो, जून 25 हो, व्हाटएवर एग्जाम, the paper pattern is 30 marks compulsory MCQ. Part number 1 paper is taken back ICI, you have to solve one OMR answer sheet. Part 2 70 मार्क का पेपर आपको सॉल्व करना है, 84 मार्क का पेपर होता है, मतलब 114 मार्क का टोटल पेपर है, उसमें से आपको 100 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है and you have to solve any 4 out of 5 questions from question number 2, 3, 4, 5 and 6, मतलब एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। अब अगर मैं इस बैच के बारे में, इस कोर्स के बारे में, टीम के बारे में बात कर लूं तो आपके सामने ये है कि दोस्तों ये है मेरी पूरी टीम, एकाग्रता की बाहुबली टीम। हाँ जी दोस्तों, हमेशा आपसे कहते थे, कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। ये पूरी की पूरी टीम आपके सामने है। आदर्श सर आपको लॉ पढ़ाते हैं, निशांत सर आपको टैक्सेशन पढ़ाते हैं, स्वाति मैम लॉ पढ़ाती है लेकिन वो यूट्यूब पे पढ़ाती है, मतलब शी इज नॉट टेकिंग इन द पेड क्लास। मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जतिन सर एफएम एंड एसएम पढ़ाते हैं और दर्शन सर भी एफएम एंड एसएम पढ़ाते हैं। ऑडिटिंग के लिए हमारे टीचर का नाम है सीए आकाश पेडनेकर सर। टाइम टेबल अभी आप लोगों के स्क्रीन पे देख लीजिएगा, ग्रुप 1 का ये टाइम टेबल हम लोग फॉलो करने वाले हैं बहुत ही रिचुअली। हर रोज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक एडवांस्ड अकाउंटिंग में आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों एडवांस्ड अकाउंटिंग का जो सिलेबस है ये मान के चलिए 160 टू 180 आवर्स के बीच में रहेगा, है ना, ये माइंड में रखिएगा। तो अगर मैं कहता हूं 160 टू 180 आवर्स और हर एक क्लास 2 घंटे की लगने वाली है, मतलब तकरीबन तकरीबन आप समझ लीजिए 80 से 90 लेक्चर्स आपके ये पूरा रहने वाला है। सिलेबस जो है 80 से 90 लेक्चर्स। पिछले 2 बैच का एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता दूं तो इससे पिछले वाली बैच जो अभी खत्म हुई है उसमें 87 लेक्चर्स लगे थे, उससे पिछले वाली बैच में 84 लेक्चर्स लगे थे। तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन चलता है 10% का, इसलिए मैंने एक रेंज दे दिया 80 टू 90 लेक्चर्स। निशांत सर डीटी आपको पढ़ाएंगे 10:15 से 11:45, हर एक क्लास के बीच में 15 मिनट का ब्रेक रखा गया है और निशांत सर आपको यहाँ पर डीटी पढ़ाएंगे। 11:45 से 12:45 1 घंटे का ब्रेक है, मैं एग्जैक्टली उसको लंच ब्रेक नहीं कहूंगा, जो भी ब्रेक आप कहना चाहें 1 घंटे का ब्रेक है। आदर्श सर लॉ पढ़ाएंगे 12:45 से 2:15 PM तक, फिर 2:30 से 4 o'clock तक निशांत सर आपको जीएसटी पढ़ाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट आई शुड से ऑलमोस्ट 3.5 months। और फिर ग्रुप 2 के समय क्लासेस थोड़ी कम हो जाएगी तो वहां पर टाइम मिलेगा ज्यादा। अब 4 बजे आपकी क्लासेस खत्म होने के बाद आइडियली आपको होमवर्क भी करना है और आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। एडवांस अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, दिमाग में फिक्स कर लेना 2 घंटे की डेली क्लास है, इसके अलावा डेली आपको 1 से 2 घंटा और देना पड़ेगा। किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 1.5 घंटा, किसी दिन 2 घंटा, डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर चल रहा है, कितना क्वेश्चन होमवर्क है। ये कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स के क्यूआर कोड मैंने यहाँ पर दिए हैं, इसको आप स्कैन कर ज्वाइन कर सकते हैं। एकाग्रता सीए का टेलीग्राम ग्रुप है और एक डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग ग्रुप है एडवांस्ड अकाउंटिंग का। तो ये कम्युनिटी बिल्ड की है जिस कम्युनिटी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं, जिसके थ्रू आपके कोई भी कंसर्न्स है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। कोई भी अपडेट्स है, किसी दिन क्लास नहीं हो रही है, किसी भी कारण की वजह से कुछ इमरजेंसी है, एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, टेस्ट हो रही है, वो सारी चीजें आपको कहां से कन्वे होगी, यहाँ से कन्वे होगी। आप लोगों के लिए गूगल ड्राइव का फोल्डर हम लोग बना रहे हैं जिसकी लिंक आपके साथ कल शेयर की जाएगी, एग्जैक्ट लिंक कल शेयर की जाएगी, ठीक है। जो बच्चे YouTube पे डेमो देख रहे हैं, पहले 6 दिन हमारा डेमो चल रहा है, तो जो बच्चे YouTube पे डेमो देख रहे हैं, डेमो वालों को भी नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स के लिए एकाग्रता सीए टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी। तो फर्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं उसके नोट्स वहां से मिलेंगे। जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए क्या, ये रेस्ट्रिक्टेड लिंक है जहां पर मैं आपको मेरे फोल्डर में क्या क्या फोल्डर्स दिख रहे हैं चेक कीजिएगा। एडवांस्ड अकाउंटिंग के ऑडियो पॉडकास्ट, तो दोस्तों जब भी कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मैं उसका ऑडियो पॉडकास्ट आपके लिए बनाऊंगा। ये ऑडियो पॉडकास्ट 5 मिनट से 10 मिनट का होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सिंपली हेडफोन लगाकर अगर ये ऑडियो पॉडकास्ट चालू कर देंगे ना, आपका पूरा के पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। बहुत मिनिमल इंटरनेट लगता है, कोई हार्डली उसमें कोई इंटरनेट लगता नहीं है और समय भी नहीं लगेगा। तो काफी बार ऐसा होता है कि जब आप रिविजन कर रहे हैं, आप अटक जाते हैं, तो ये ऑडियो पॉडकास्ट आपको पुश देंगे उस समय। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये पूरा के पूरा फोल्डर डाउनलोडेबल है, मतलब जिस दिन हमारा एडवांस्ड अकाउंटिंग का कोर्स खत्म होगा उस दिन मैं खुद आपसे कहूंगा बेटा जी ये पूरा फोल्डर डाउनलोड करके रख लो। यहाँ पर मैं आपके लिए पूरी आरटीपीज लेकर आऊंगा, ना सिर्फ नए सिलेबस की बल्कि पुराने सिलेबस की भी आरटीपीज आपको यहाँ मिलेगी। आईसीआई का स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलेगा। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के भी घर पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप वहां पर अपने साथ भारी भरकम किताबें और पूरा स्टफ लेकर जाए, कोई जरूरत नहीं।
आप एक सिंपल सी चीज करेंगे, ये गूगल ड्राइव फोल्डर दोस्त आपके साथ रहेगा और इस एक गूगल ड्राइव फोल्डर के थ्रू आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। यू आर कैरिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल ऑल्सो विद यू। यहाँ पर टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर, और यहाँ पर एक फोल्डर मैं और बनाऊंगा अंशुल सर नोट्स के नाम से। जो भी मेरे नोट्स हैं वो भी पीडीएफ में आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इतना ही नहीं, नोट्स के साथ सोल्यूशन भी, मतलब जो मैं यहाँ पे आपके सामने अभी लिख रहा हूँ आईपैड की स्क्रीन पे, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद इसी कंटेंट को मैं पीडीएफ बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इन क्लास, वट एवर आई एम राइटिंग इन क्लास, इट विल रीच टू यू। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ट्रैकर। नाउ व्हाट इज दिस ट्रैकर? आई वुड लाइक टू टेक दिस क्रेडिट कि मैं इस ट्रैकर का इन्वेंटर हूं, और अब तो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर एक बंदा इसको फॉलो कर रहा है। दोस्तों ट्रैकर जो होता है ना, ये एक गूगल शीट होती है जहां पर आज से लेकर एंड तक, जब तक ये कोर्स खत्म नहीं होता तब तक हर एक लेक्चर की डिटेल्ड नोटिंग आपको मिलेगी। मतलब लेक्चर नंबर वाइज कि कोई लेक्चर कितनी तारीख को हुआ है, जैसे आज है लेक्चर नंबर 1, आपको क्लास के टाइटल में दिख रहा है L1 L2 L3। ये लेक्चर की तारीख क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, कितने मिनट्स का हुआ है, उसके बाद में इस लेक्चर में मैंने कौन सा चैप्टर कवर करवाया, पूरा एक डिटेल स्टडी प्लानर आप लोगों के साथ शेयर है। और सिर्फ प्लानर नहीं है, ये एक्चुअल है आपके साथ शेयर है, समझना, ठीक है? थैंक यू सो मच। अब यहां पर मैं उसका ब्रीफ लिखूंगा कि ये जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें मैंने एग्जैक्टली पढ़ाया क्या। जैसे आज के लेक्चर में मैं लिखूंगा कि फर्स्ट 45 मिनट जो है आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द कोर्स, अबाउट द बैच, एंड देन फ्रॉम 46 मिनट आई हैव स्टार्टेड टीचिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रैकर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जो लाइव देख रहे हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ट्रस्ट में ये ट्रैकर आपके लिए हेल्पफुल होगा, सिर्फ अभी नहीं जब आपकी क्लासेस चल रही है, बल्कि बाद में भी जब आप सेल्फ स्टडीज करने बैठेंगे। इमेजिन कीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं, बैचेस खत्म हो गई, सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं, और एकदम से कहीं क्लिक नहीं होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? अगर ये ट्रैकर मेरे पास नहीं होता था तो मुझे पन्ने पलटा पलटा के चेक करना पड़ता था कि मेरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कहां पर है, एंड इट वुड हैव रियली टेकन लॉट ऑफ टाइम। ये ट्रैकर जो है ना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैंने इस ट्रैकर को प्रिंटेबल बनाया, अभी नहीं, जब लेक्चर एंड हो जाएगी आप इसको प्रिंट करके अपने रजिस्टर में पेस्ट कर लीजिएगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा। इतना ही नहीं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे मिल जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक है, मतलब रिवीजन लेक्चर्स आपके लिए बना के रखें और उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक जगह आपके पास। अगर आपके माइंड में कभी आए कि सर देखो ये बात अभी की नहीं हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं टिल योर एग्जामिनेशन, गाइस समझना। एंड जब मैं कहता हूं टिल योर एग्जामिनेशन, यू मस्ट हैव अ माइंडसेट ऑफ 2 to 3 अटेम्प्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं भगवान करे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, पर माइंडसेट रखिए 2-3 अटेम्प्ट का। तो आपको कभी ऐसा है कि यार मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया हूं, एक टॉपिक मुझे नहीं आता है, काश मुझे एक अंशुल सर का सेशन मिल जाए जहां पर एक सेशन में मैं पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकूं। है ना मेरे दोस्त? ये देखते रहे पास, यहाँ नीचे लिस्ट बनी हुई है ट्रैकर में, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बस यहां पर क्लिक करो, आपको एक सेशन मिल जाएगा, एक वीडियो में एक सेशन में पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करवाया। अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच अकाउंटिंग, कंसोलिडेशन, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की आपको डिटेल्ड वीडियोस यहां पर मिल जाएगी इन वन सिंगल वीडियो। इतना ही नहीं, जो महापैक के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी महापैक के हमारे लर्नर्स हैं, महापैक के सब्सक्राइबर्स हैं, आई थिंक आपको ये भी पता है कि आप लोगों को इसके साथ साथ पिछली बैच की, रेगुलर बैच की रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रही है। समझ रहे? मतलब हो सकता है किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी हो, सर मुझे लाइव नहीं देखना है, मुझे जल्दी कंटेंट देखना है, मैं जल्दी देखना चाहता हूं, मैं एआईआर लाना चाहता हूं। तो सर आप अगर लाइव पढ़ाओगे तो सिलेबस खत्म होने में टाइम लगेगा, सर आप मुझे पिछले बैच के रिकॉर्डिंग्स दे सकते हैं क्या, ताकि मैं जल्दी खत्म करूं? बिल्कुल। तो महापैक के अंदर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, महापैक के अंदर आपको मेरे पिछले बैच की, पिछला बैच मतलब जो अभी खत्म हुआ है, उस बैच की, पूरे बैच की 87 वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अपना महापैक चेक कीजिएगा। अगर आप ऐप यूजर हैं तो ऐप में जाकर चेक करिएगा, अगर आप वेब यूजर हैं तो अपने लॉगिन में जाकर चेक कीजिएगा, और अगर कोई भी परेशानी हो तो वहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट को आप रीच आउट कर सकते हैं। रुको, खत्म नहीं हुआ। इसके अलावा चाहे आप महापैक यूजर हो, चाहे आप रेगुलर यूजर हो, आप सबको मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस टू अवर फास्ट ट्रैक बैच रिकॉर्डिंग्स। ये तो रेगुलर बैच हम कर रहे हैं, इसके अलावा फास्ट ट्रैक बैच की रिकॉर्डिंग्स मैं अभी कर रहा हूं, मेरी रिकॉर्डिंग्स चल रही है। ये फास्ट ट्रैक बैच की रिकॉर्डिंग्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर मिल रही है। मतलब जब आपकी बैच खत्म हो जाएगी तो आपको यहां पर रेगुलर बैच भी मिल रही है, आपको फास्ट ट्रैक भी मिल रही है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको वन शॉट रिविजनरी वीडियोस भी मिल रहे हैं। तो 3 टाइप के सेशंस आपको मिल रहे हैं दोस्तों, अप्रिशिएट कीजिएगा, बहुत बड़ी चीज है ये।
रेगुलर लेक्चर्स, फास्ट ट्रैक और वन शॉट, ये तीनों, मतलब आपको लास्ट तक कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं सर क्या करेंगे कैसे करेंगे। 44 मिनट्स हो चुके हैं, 5-6 मिनट और लगेंगे। माइंडसेट क्लियर रखना है कि हमें 6 पेपर्स देने हैं, 2 ग्रुप नाम की चीज है ही नहीं, पहले दिन से दिमाग में क्लियर रखना है 6 पेपर दोनों ग्रुप्स नहीं होते हैं। conceptual clarity is of utmost importance as there are 30 marks of MCQs in each subject, 180 मार्क के MCQs हैं। abundant practice is required to solve practical questions of 70 marks। तो एमसीक्यूज में आपको विनर कौन बनाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में विनर आपको कौन बनाएगा, अबंडेंट ऑफ प्रैक्टिस। एक चींटी की तरह पढ़ना है, यू एंड मी विल बोथ स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एब्सोल्युटली जीरो से शुरू करेंगे। और इसका एक सिंपल उदाहरण ये है कि मैं आज आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाने वाला हूँ। Carve for knowledge, satisfy with conceptual clarity, and bird with marks. That's very important. Consistency, persistency and hard work is important. जो दोस्त मेरिट रैंकर होगा ना वो भी आज ही चालू करेगा और आप भी आज चालू करेंगे। आपके अटेम्प्ट में कोई ना कोई तो मेरिट रैंकर आएगा, तो अपने दिमाग में सवाल लेकर आना है कि वो इस क्लास में से क्यों नहीं हो सकता। Why can't someone of you come merit ranker? And मैं आपको बता रहा हूं, आपकी तरफ से अगर आप थोड़ी से एफर्ट दिखाओगे ना, मेरे तरफ से आपको उसके दुगने एफर्ट्स मिलेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। क्योंकि एक बच्चा मेरिट रैंकर तब तक नहीं आ सकता जब तक उसका टीचर भी उसके साथ बैठकर मेहनत ना करे। और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि मैं आपको ये मेहनत करवा कर रहूंगा। अगर आप मेहनत करोगे तो मैं ये मेहनत आपको करवा कर रहूंगा, ठीक है। assumptions while studying is I am not intelligent, I am in the process of learning। मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, सीखने की प्रोसेस में हूँ। एंड पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस आपको रखना है। I am giving you a clear prescription of not just passing in CA intermediate exam but to get even all India rank is very simple। दोस्त आपको एक रेगुलर क्लास करनी है एक बार, इवन दो आपको मैंने मल्टीपल, आपको पता है आपका जो सब्सक्रिप्शन है, चाहे माँ पैक हो रेगुलर सब्सक्रिप्शन हो, आपको सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड वॉच टाइम मिलता है। अब अनलिमिटेड वॉच टाइम का मतलब होता है आप जितनी बार चाहो क्लासेस देख सकते हो। इवन दो देयर इज अनलिमिटेड वॉच टाइम बट टाइम तो लिमिटेड होता है। और ये लिमिटेड टाइम के साथ क्या मैं बार बार क्लासेस ही देख सकता हूं? और अगर मैं बार बार सिर्फ क्लासेस देखूंगा तो मैं पढ़ाई कब करूंगा? तो एक बार रेगुलर क्लासेस अच्छे से देखना है, एक एक्सटेंसिव रिवीजन करनी है। ये एक्सटेंसिव रिवीजन आप किसके थ्रू कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों जहां मैंने आपको बताया कि मेरी रेगुलर क्लासेस 160 से 180 आवर्स की है, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मेरी फास्ट ट्रैक बैच जो है वो 75 टू 85 आवर्स की है। मतलब 75 से 85 घंटे में मैं पूरा फास्ट ट्रैक आपका करवा लूंगा। उसके बाद एक डिटेल रिवीजन, ये एक डिटेल रिवीजन कहां से हो जाएगी आपकी, वन शॉट रिवीजन के थ्रू। और ये तीनों कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, ये तीनों कंटेंट आपको मिल रहा है। रेगुलर बैच भी मिल रहा है, फास्ट ट्रैक भी मिल रहा है, वन शॉट भी मिल रहा है। फास्ट ट्रैक सबको मिल रहा है, चाहे महापैक वाला बच्चा हो चाहे रेगुलर सब्सक्रिप्शन वाला बच्चा हो। समझ में आ रहा है? लेकिन महापैक वाले को एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, सर मैं क्लासेस जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है। सर आपने कहा कि जैसे हमारा टारगेट है नवंबर तक हम ग्रुप 1 खत्म करेंगे, समझ में आ रहा है? सर अगर नवंबर तक हम ग्रुप 1 खत्म करेंगे तो सर मेरे को रिवीजन में टाइम कब मिलेगा? सर अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग्स होगी ना तो मैं 1.5x पे भगा के देख लूंगा और मैं जल्दी खत्म कर लूंगा। सर मे बी मैं 1 महीना पहले कर लूंगा। तो उन लोगों के लिए महापैक बना है जहां पर उनको इमीडिएटली प्रीवियस बैच के रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए गए रेगुलर बैच के। तो आप अगर चाहो तो आगे खत्म कर सकते हो। वानी मैंने ऑलरेडी क्यूआर कोड शेयर किया था, वही ग्रुप्स है, ठीक है। उसके बाद समराइज रिवीजन आपको करनी है 2-3 बार। सेक्शनल टेस्ट मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज की सेक्शनल टेस्ट, कुछ कुछ चैप्टर्स पे टेस्ट आपको देनी है, 3 से 5 टेस्ट देनी है मिनिमम हर एक सब्जेक्ट की। और फुल सिलेबस का टारगेट रखिएगा 1 से 3 टेस्ट का। जो बच्चा रैंक लेके आना चाहता है उसको मैं अभी से ही एक कैलकुलेशन बता देता हूं, दिमाग में रख लेना कि मुझे 150 टेस्ट देनी है। मैं एक सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहा हूं। रैंक कब आएगी, जब आप दोनों ग्रुप्स देंगे, पूरे 6 पेपर देंगे। तो वो बच्चा जो ऑल इंडिया रैंक लाना चाहता है, अपना माइंडसेट बना लेना कि मुझे पूरे 6 पेपर्स और सेक्शनल और फुल सिलेबस टेस्ट मिलाकर 150 टेस्ट देनी है। अगर ये 150 टेस्ट तूने दे दी, सॉल्व करी, टेस्ट मतलब बकायदा लिखना, इवेल्युएटेड भी हो सकती है, सेल्फ इवेल्युएटेड भी हो सकती है। अगर ये 150 टेस्ट आपने दे दी है, मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूं आपकी रैंक पक्की, आपकी रैंक पक्की। अगर 150 टेस्ट आपने दिए तो
सारे पेपर्स मिलाकर, और अगर मैं एवरेज निकालूं 150 डिवाइडेड बाय 6 तो 25 पेपर आते हैं पर सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं सिर्फ उनके लिए मैं बता देता हूँ कि 6 दिन पहले डेमोस रहेंगे YouTube पे, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स और प्राइसिंग आपके सामने अभी फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है, और ये ऑफर जो है 24 अगस्त तक वैलिड है। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी खरीद सकते हैं। यू कैन विजिट आइदर ऑफ अवर वेबसाइट एकाग्रता.co.in और adda247.com, और वहां पर जाकर हमारे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। 50 मिनट यहां पर खत्म होते हैं और अब हम लोग चालू करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एडवांस्ड अकाउंटिंग में कितने पेजेस का रजिस्टर लगेगा? दोस्तों एडवांस्ड अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट के अंदर आपको 200 पेज के 2 से 3 रजिस्टर्स लगेंगे। समवन राइट बिग, समवन राइट स्मॉल, तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 रजिस्टर्स आपको लग सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं इंस्टेड ऑफ बाइंग वन रजिस्टर ऑफ 400 पेज, आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप क्या कीजिए, इंडिविजुअली दो सौ पेज के रजिस्टर्स परचेज कर लीजिए, इट विल बिकम लाइट टू कैरी। आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वेरी क्रिस्प एंड क्लियर रिविजन्स ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो सभी जने आएंगे अपने रजिस्टर्स में और लिखेंगे यहां पर रिविजन्स ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आकाश भाई, हर्षिता जी, सेशन को शुरुआत से देख लेना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि ई बुक्स जो है आपको गूगल ड्राइव के फोल्डर में मिल जाएगी। गूगल ड्राइव के फोल्डर की लिंक जो है आपके साथ कल शेयर हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा जी ये मेरा गूगल ड्राइव का फोल्डर है, एग्जैक्टली जो आपको दिखेगा। इसमें सबसे पहला फोल्डर आपको दिख रहा है एडवांस्ड अकाउंटिंग अंशुल सर नोट्स, जिसको आप क्लिक करेंगे तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको दो फोल्डर्स दिखेंगे, अंशुल सर्स बुक्स एंड अंशुल सर्स बुक सोल्यूशन। बुक सोल्यूशन मतलब जो अभी मैं क्लास में आपके सामने सॉल्व करूंगा, इसके पीडीएफ आपको मिलेंगे। जब आप पहले फोल्डर में जाएंगे अंशुल सर बुक में ऑलरेडी 3 चैप्टर्स वहां पे अपलोडेड है, टोटल 7 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अमालगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, करेक्ट। अधिक जानकारी के लिए मंडल आपले आभारी है। जय महाराष्ट्र। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्लस यहां पर एम्फोसिस फोकस मैं किस पे रखूंगा, इंटरमीडिएट के ऊपर। दोस्तों एक सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं जो भी पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग जैसे भी पढ़ाऊंगा वहां पर एक सिंपल अजम्पशन रहेगा कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्लास में बच्चा हर एक स्ट्रीम से हो सकता है। यू कैन बी फ्रॉम साइंस, यू कैन बी फ्रॉम कॉमर्स, यू कैन बी फ्रॉम आर्ट्स और यू कैन नॉट बी फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। एक कंपैरिजन यहां पर करते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड वर्सेस व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो मैं यहां पर लिखता हूं 11th एंड 12th कॉमर्स, फिर मैं यहां पर लिखता हूं सीए फाउंडेशन, और फिर मैं यहां लिखता हूं सीए इंटरमीडिएट। अब इन तीनों लेवल पर एडवांस्ड अकाउंटिंग क्या है, कैसे है, कितना है, एक ब्रीफ ओवरव्यू में आपको देता हूं। अगेन अगर कोई बच्चा यहां पर नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से है और सीए फाउंडेशन के थ्रू आया तो उसके लिए ये क्रॉस मार्क होगा, लेकिन ये दोनों टिक मार्क होंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ डायरेक्ट एंट्री रूट से है तो उसके लिए, और डायरेक्ट एंट्री रूट में भी नॉन कॉमर्स है तो उसके लिए ये भी क्रॉस मार्क, ये भी क्रॉस मार्क, सिर्फ ये टिक मार्क होगा। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट एंट्री रूट से आया था और ऐसा बच्चा है जिसने 11th-12th कॉमर्स से किया था तो उसके लिए ये टिक मार्क होगा, ये क्रॉस मार्क होगा, ये टिक मार्क होगा। तो सबके लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। दोस्तों मैं रियली स्पीकिंग अभी के हमारे इस एनालिसिस के लिए 11th-12th कॉमर्स को और सीए फाउंडेशन को अलग नहीं रखना चाहूंगा, इसको मैं एक साथ ले लूंगा क्योंकि मोटा मोटी दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम हमारे सब्जेक्ट की बात करें, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नाम था सी 11th-12th कॉमर्स में, और सीए फाउंडेशन में नाम हुआ करता था अकाउंटिंग। तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, यहां पर हमने पढ़ा है एब्सोल्युटली बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। और जब मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करता हूं तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या आता है एक उसकी समरी बना लेते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आता है लाइक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आपने वहां पर पढ़ा है, सर इसको लिखना है क्या, लिखते चलिए मेरे साथ, समझते भी चलिए लिखते चलिए, और अगर लग रहा है कि अभी लिखने में समझना नहीं होगा तो बाद में लिख लेना, आज वैसे भी और कोई होमवर्क रहेगा नहीं, अभी समझ लीजिएगा। यहां पर आप लोगों ने पढ़ा है मेंटेनिंग द वेरियस बुक्स ऑफ
अकाउंट्स। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात की है, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात की है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है टॉपिक ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, मल्टी कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम आता है, ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। आपने यहाँ पर पढ़ा है सब्सिडियरी बुक, इवन सीए फाउंडेशन के अंदर ये सारी चीजें हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। आपने यहाँ पर पढ़ा है जर्नल प्रॉपर के जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है। आपने यहाँ पर पढ़ा है ट्रायल बैलेंस के आखिर ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाता है। ये सब चीजें कर लेने के बाद आपने कुछ दूसरे टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये सारे टॉपिक्स जो है इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। We have studied topic like depreciation and amortization. We have studied topic like valuation of inventories. We have studied topic like bills of exchange and promissory notes. क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल किसे कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल किसे कहते हैं, बिल्स पेबल किसे कहते हैं। दोस्त ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स। जब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है तो फाइनल अकाउंट्स में दो तरीके से हमने इसको देखा है। सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जहां पर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हमने पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जिसमें एक एडिशनल अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पहली बार हमने सीखा है द कंसेप्ट ऑफ WIP किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, एंड सो ऑन। फाइनल अकाउंट्स पढ़ने के बाद हमने देखा है टॉपिक लाइक अकाउंटिंग ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा है टॉपिक लाइक पार्टनरशिप अकाउंट्स। और जब हम पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात करते हैं तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर हमारा पूरा जो फोकस है वो फोकस होता है ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक और सिचुएशन यहाँ पे मैं अलग से लिख नहीं रहा हूं, दैट इज एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर देखा है रिसेंट नए सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें हम पढ़ते हैं वन लॉट डिसोल्यूशन, पीस मिल डिसोल्यूशन, मैक्सिमम प्रॉफिट मेथड, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। इन सब के अलावा एक टॉपिक आपने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम। चेक कीजिएगा, बढ़िया टॉपिक है। ये टॉपिक के अंदर हमको पता चलता है कि अगर हम पहली बार हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अगर हम पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की शुरुआत करते हैं, या फिर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते थे और वो जल गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए, हमें वापस जो भी थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हमारे पास है उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने, तो हम कैसे बनाएंगे, वो इस टॉपिक में हमने सीखा, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और फिर लास्ट में आता है कंपनी अकाउंट्स। दोस्तों कंपनी अकाउंट्स की अगर बात की जाए तो यहां पर कंपनी अकाउंट्स का मैं कहूंगा इनफैक्ट सीए फाउंडेशन लेवल पे या 11th-12th लेवल पे महज आपके लिए एक इंट्रोडक्शन हुआ है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, सबसे पहला यूनिट हम देखते हैं यहाँ पर, वो है अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट एंटिटी। दोस्तों ये यूनिट अगर आपको याद आ रहा होगा, रिकॉल कर रहे होंगे आप सीए फाउंडेशन का, तो ऐसा फील होता है जैसे कि आप अकाउंटिंग नहीं आप लॉ पढ़ रहे हैं। बेसिक चीजें हम देखते हैं, व्हाट इज अ कंपनी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनी, व्हाट इज अ कॉर्पोरेट वेल, है ना, परपेचुअल सक्सेशन देखते हैं, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन सील के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। शेड्यूल 3 के बारे में बात करते हैं, तो इट्स जस्ट प्योर इंट्रोडक्शन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, ये वो सारी चीजों पे बात करते हैं। यूनिट नंबर 2 आता है, वो है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। दोस्तों जब मैं कहता हूं अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, तो इसमें तीन चीजें हम लोगों ने वहां पर देखी है। सबसे पहले अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, फिर अकाउंटिंग ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, एंड अकाउंटिंग ऑफ री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर्स। ये तीनों सिचुएशंस वहां पर कवर होती है। उसके बाद वहां पर आता है दोस्तों अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू। जब कंपनी बोनस शेयर्स देती है या जब कंपनी राइट इशू शेयर्स इशू करती है, तब उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। हमने यहां पर देखा है अकाउंटिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। यहां पर मैं अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स दोनों लिख देता हूं। तो अकाउंटिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दोस्तों ये सारी चीजें
पहले ओल्ड सिलेबस में मई 24 से पहले सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में हुआ करती थी, अब ये यहाँ पर आ चुकी है, कहां पर आ चुकी है, फाउंडेशन लेवल पे। तो अगर आप सीए फाउंडेशन का सिलेबस देखते हैं ना, 11 12 कॉमर्स और सीए फाउंडेशन का सिलेबस, तो आपको पता चलेगा ये नीचे वाला सेगमेंट अगर मैं छोड़ दूं, ये वाला पार्ट, तो पूरा के पूरा सिलेबस बेसिक्स अकाउंटिंग पे फोकस करता है। आपको बेसिक चीजें सिखाई जाती है। इट्स लाइक जब हमने इंग्लिश पहली बार पढ़ी थी तो हम लोग अल्फाबेट सीखते थे, फिर छोटे छोटे वर्ड्स बनाते थे, बड़े बड़े वर्ड्स बनाते थे, फिर हमने ग्रामर सीखा। ग्रामर क्या काम करता है, अलग अलग शब्दों को जोड़कर छोटे छोटे फ्रेजेस बनाता है। फिर फ्रेजेस के बाद हमने सेंटेंसेस बनाने सीखे, फ्रेजेस बनाए, सेंटेंसेस बनाए, पैराग्राफ बनाए, पैराग्राफ से हमने फिर ऐसे बनाना सीखा। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी। तो इस ग्रेजुअल प्रोसेस के अंदर इसी तरह अकाउंटिंग की आपकी ये ग्रेजुअल प्रोसेस के अंदर आपको ये सारी चीजें सिखाई गई थी। कंपनी अकाउंट्स सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सीए इंटरमीडिएट में क्या होगा। सीए इंटरमीडिएट के अंदर सबसे पहले आपसे किया जाएगा एक अजम्पशन, और वो अजम्पशन क्या है, ध्यान से समझना। अजम्पशन है दैट यू नो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग वेरी वेल। और इसका जीता जागता सबूत यह है कि आपका इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, एडवांस्ड अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशन है। तो यहां पर किसी क्वेश्चन के अंदर चल के अगर कहीं एक ट्रांजैक्शन आता है कि द बिल्स which a bill of exchange which was endorsed subsequently become dishonor, तो वहां पर आप आईसीआई से ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको इंस्टीट्यूट अलग से बैठकर पढ़ाएगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर एंडोर्स होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, और एंडोर्स होने के बाद डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है। इंस्टीट्यूट का एक अजम्पशन रहेगा कि हमने हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया था, मतलब बच्चे ने पढ़ा होगा। आईसीआई का अजम्पशन रहेगा कि अगर बच्चा डायरेक्ट एंट्री रूट से भी आया है तो भी उसने वहां पर पढ़ा होगा, 11 12 में पढ़ रखा होगा, नहीं तो ग्रेजुएशन में बीकॉम में तो 100% पढ़ रखा होगा। तो ये एक अजम्पशन है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आ सकता है कि अ प्लांट व्हिच वाज परचेज रॉन्गली डेबिटेड परचेज अकाउंट, तो वहां पर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। वहां पर ये मत बोलिएगा कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमको आता ही नहीं, ये तो हमको पता ही नहीं है, फाउंडेशन में टॉपिक छोड़ दिया था। अगर छोड़ दिया है तो अब समय है कुर्सियों की पेटियां बांधने का, अब समय है और ज्यादा मेहनत करने का। अगर आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट में कोई क्वेश्चन में यह आ जाए कि बैलेंस एज पर पासबुक इज दिस मच, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ ये मत सोचिएगा, संकोच मत कीजिएगा और ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि सर यहाँ पर बैठकर पूरा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वापस पढ़ेंगे क्या। नहीं, ये अजम्पशन है कि बैंक रिकंसिलिएशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसीलिए बेटा इंटरमीडिएट पे सब्जेक्ट का नाम क्या है, एडवांस्ड अकाउंटिंग, which means we are going to study the advanced aspects, advanced concepts। advanced aspects की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर पूरा के पूरा फोकस जो है इट इज ऑन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये जो मैं बातें अभी आपको बता रहा हूं ना एज अ पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, किसी किताब में नहीं मिलेगी, यूट्यूब खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको, समझ लेना। फोकस इज ऑन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब आप शिफ्ट इन फोकस देखिएगा, ठीक है दोस्तों। सीए फाउंडेशन के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर महज एक टॉपिक दिया गया है और उस टॉपिक को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब कंपनी अकाउंट्स या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है उसका जो सिर्फ महज एक इंट्रोडक्शन हुआ था फाउंडेशन लेवल पे, इंटरमीडिएट में जाकर वो हमारा पूरा सिलेबस बन जाता है। कैसे बन जाता है सिलेबस, अब समझिएगा। हमारा पहला चैप्टर क्या है, व्हाट इज अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, हमारा पहला चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे दोस्त, कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं बनाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बनाता है, कंपनीज बनाती है। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, मतलब हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं। हमें यहां पर दूसरा टॉपिक देखना है जिसका नाम है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। कंपनी का अमालगमेशन कौन करता है, अमालगमेशन किसका होता है, कंपनीज का होता है। एकाग्रता सीए इज एक्वायर्ड बाय अड्डा 247, इट इज एन अमालगमेशन। अकाउंटिंग इफेक्ट्स देखना है।
आपको यहां पर तीसरा टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जब भी कंपनी फाइनेंशियली सिक होती है, बीमार होती है, तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो मैं उस कंपनी को बंद कर दूं या उस कंपनी को मैं रिवाइव करूं, रिकंस्ट्रक्ट करूं, वापस बनाऊं, रीबिल्ड करूं। वो कंपनी का होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। नंबर 4, अकाउंटिंग ऑफ बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। जब कंपनी चाहे अपने शेयर्स को मार्केट से खरीद सकती है, कंपनी चाहे तो। अगेन मैं चैप्टर नहीं समझा रहा हूं आपको, सिर्फ मैं कहां लेकर जा रहा हूं समझना कि आपके 11th 12th और फाउंडेशन में आप इंडिविजुअल अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे एम्फोसिस करते थे और कंपनी अकाउंट सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन एट इंटरमीडिएट लेवल, माय डियर फ्रेंड्स, एट सीए इंटरमीडिएट लेवल, योर एंटायर अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट कंपनी अकाउंट्स ओनली। चैप्टर नंबर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यहां पर पढ़ना है। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स क्या, कंप्लायंसेस क्या है, वो हमें देखना है। चैप्टर नंबर 6, ब्रांच अकाउंटिंग। जब भी किसी कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस होती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम यहां देखेंगे। और चैप्टर नंबर 7, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज है तो वो कंपनी अपने दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। एक है स्टैंड अलोन, मतलब सिर्फ उस कंपनी के, और एक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उस कंपनी के अलोंग विद ऑल इट्स सब्सिडरी कंपनीज। उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। समझ लीजिएगा, आई होप यहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। इट्स ऑल अबाउट कंपनी अकाउंटिंग, दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके अलावा प्लस सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग, इट सोज योर सीट्स फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपके सीए फाइनल में जो सबसे पहला पेपर है अकाउंटिंग का, उसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इंटरमीडिएट में ना फाइनल का बीज बोया जाता है। कैसे बोया जाता है? बाय कवरिंग ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पूरे के पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में। और ये क्यों है समझना, बिकॉज सीए अभी हमारे इंडिया में कुल मिलाकर दो टाइप के स्टैंडर्ड्स है। वैसे तो मैं उस चैप्टर में जाऊंगा तब बताऊंगा। इंडिया में दो टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं, एक जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरा जिसको हम कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्लिक IFRS। दोस्तों, ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS है, ये बड़ी कंपनीज फॉलो करती है। बड़ी कंपनीज मतलब जिसका एक लेवल दिया है, इतना टर्नओवर, इतनी बोरोइंग्स और ये सब कुछ। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोटी कंपनीज फॉलो करती है, इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज भी फॉलो करती है। क्लियर हो गया? ये पूरे के पूरे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको पढ़ना है सीए इंटरमीडिएट लेवल पे, और ये IFRS या इंड AS आपको पढ़ना है सीए फाइनल लेवल पे। अब आपको ये समझना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या AS जो है, इट बिकम्स एंड इट फॉर्म्स योर बेसिस फॉर स्टडिंग इंड AS और IFRS। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ देखो साक्षी क्या कह रही है कि सर मैंने सीए फाउंडेशन में पूरा के पूरा कंपनी अकाउंट का चैप्टर स्किप कर दिया था। कहीं ना कहीं साक्षी को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? कि सर इंटरमीडिएट की अकाउंटिंग जो इट्स ऑल अबाउट कंपनी अकाउंट, सर अगर ये मैंने फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट स्किप कर दिया तो मेरा इंटरमीडिएट में कैसे होगा? बिल्कुल चिंता मत करो, कहीं ना कहीं डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम मैं कवर करवा लूंगा। अब ऐसा ही डर आपको आगे ना लगे, ऐसा ही रिग्रेट आपको आगे महसूस ना हो, इसलिए मैं आज आपको पहले लेक्चर में बता रहा हूं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, ये आप बीज बो रहे हैं अपने सीए फाइनल के लिए, और सोइंग सीड फॉर सीए फाइनल। कैसे सो कर रहे हैं सीड? बिकॉज फाइनल का पूरा सिलेबस जो है वो इंड AS या IFRS है, और इंड AS और IFRS जो है ये इवॉल्व होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो अगर ये अच्छे से करेंगे, ये मजबूती से करेंगे, तो ये आपका बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर फाइनल में जाकर परेशानी होगी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो आपका क्वांटिटी कम है, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, पर क्वालिटेटिव है। सिलेबस जो है वो क्वालिटेटिव है। एडवांस्ड अकाउंटिंग अगर नाम रखा है तो एडवांस्ड अकाउंटिंग जस्टिफाई कर रहा है कि यहाँ पर आपको एडवांस्ड अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स देखना है। समझ में आया? अब ये वाला जो एक अजम्पशन है दैट यू नो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग वेरी वेल। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग अगर कोई जीरो से पढ़ना चाहता है, एकदम जीरो से, मतलब राइट फ्रॉम लूका डी पैसियोली हिस्ट्री और ये वो, तो आपको तकरीबन तकरीबन मान के चलिए लगेंगे 20 से 30 घंटे।
और मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। इनफैक्ट जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं बाद में, अगर आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है तो ट्रैकर में जाओ और देखो मैंने पहला चैप्टर कहाँ से चालू किया, सीधा वो लेक्चर से चालू कर सकते हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द ट्रैकर। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि यार मुझे कुछ बेसिक्स तो आने चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर 5-6 घंटे के अंदर कुछ चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो आप मेरे साथ यहाँ पर कवर करते रहिएगा। दिस विल डेफिनेटली फॉर्म योर बेसिस। ठीक है, ये पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा जब बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा। आप तब भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो क्लास के बाद भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए अब एक एक कर शुरू करते हैं, समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का हमारा डिस्कशन। फर्स्ट नंबर पॉइंट अकाउंटिंग प्रोसेस के साथ। हाउ डू वी डू अकाउंटिंग, हाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस दैट वी फॉलो। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एंटिटीज और यहां सब जगह जाएंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है इट स्टार्ट्स विद एन इवेंट। इवेंट का मतलब हुआ घटना। घटना से पूछे जाते हैं 3 सवाल। क्या आप हमारे बिजनेस से रिलेटिंग हैं? 3 सवाल। आर यू रिलेटिंग टू बिजनेस? कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? अगर तीनों का आंसर होता है यस, तो वो घटना क्या बन जाती है? ट्रांजैक्शन। दैट इवेंट बिकम्स ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होने के बाद हम सर ल्यूका डी पैसिओली का रूल लगाते हैं और देखते हैं व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस, व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। हमने उस ट्रांजैक्शन में क्या गेन किया है, क्या लूज किया है। एज सिंपल एज दोट, मैं मार्केट में जाकर कहता हूं कि मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा है, ठीक है, आप लोगों से कहता हूं आई परचेज दिस कैलकुलेटर। तो अब अगर आप इस ट्रांजैक्शन को देखोगे, इसमें 2 पहलू इन्वॉल्व है। एक, मैं दुकानदार से जाकर कैलकुलेटर लेता हूं, व्हाट इज कमिंग इन कैलकुलेटर, और मैं उसको उसके बदले पैसे देता हूं, आई पे मनी। तो व्हाट इज गोइंग आउट? मनी। हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा, और वहां से हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे दी अकाउंट्स इन्वॉल्व, के कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन में। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको जिंदगी में कभी किसी चीज में परेशानी हो ही नहीं सकती है। इन एवरी ट्रांजैक्शन देयर विल बी डेबिट एंड देयर विल बी क्रेडिट। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, फिर आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स। आपने ये जो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए, इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है कि वो अकाउंट क्या है। इज इट अ पर्सनल अकाउंट, इज इट अ रियल अकाउंट, और इज इट अ nominal account? Now what is a personal account? A personal account is an account which is either relating to person or representing a person. I repeat, a personal account is an account which is either relating to a person or representing a person. A real account is an account which is relating to assets and liabilities, and a nominal account is an account which is relating to incomes and expenses and incomes and expenses. Identify the accounts involved. उसके बाद identify, या मैं कहूंगा apply golden rules of accounting. अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स आप अप्लाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और फिर आप उसके बाद में पास करेंगे जर्नल एंट्री। जब मैं कहता हूं पासिंग जर्नल एंट्री, तो यहां पर मैं इसको कनेक्ट करता हूं रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। तो 2 टाइप की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है दोस्तों, एक होती है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक होती है सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 चीजें कवर होती है प्राइमरीली यहां पर। एक है कैश बुक, दूसरी है सब्सिडरी बुक, और तीसरी है जर्नल प्रॉपर। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जहां पर आप सारे कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडरी बुक में 6 अलग अलग बुक्स होती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वहां पर आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और फिर लास्ट में जिसका कोई नहीं होता है उसका जर्नल होता है। आप पास करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करने के बाद पोस्टिंग टू लेजर। जब मैं कहता हूं आप लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो पोस्टिंग करने का मतलब होता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इनटू सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब लेजर अकाउंट। तो पहले आप प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आप सेकेंडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंडरी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर अकाउंट्स की आप बैलेंसिंग करते हैं, एंड देन यू प्रिपेयर समथिंग नोन एज ट्रायल बैलेंस। Now, what is a trial balance? It is a statement that contains the balances of all the ledger accounts and it shows the arithmetical accuracy of accounting. कि क्या आपकी अकाउंटिंग अरिथमेटिकली सही है या नहीं है, ये आपको कहां से पता चलता है? ट्रायल बैलेंस से। और एक बार आपका जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, तब लास्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉर्पोरेट एंटिटी के भी हो सकते हैं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के भी हो सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि यहां से आते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एक डिश की तरह होती है दोस्तों। कोई भी डिश तब तक नहीं बनेगी जब तक उसको कोई कंज्यूम करने वाला नहीं होगा। बहुत सिंपल है यार, घर में मम्मी कोई सब्जी नहीं बनाती है, अगर पता है मम्मी को कि ये सब्जी ना आपके पापा खाते हैं ना आप खाते हैं, कोई भी नहीं खाता है, तो वो सब्जी क्यों बनाएगी? कोई भी डिश तब बनेगी क्योंकि हर एक डिश बनाने के पीछे कुछ मटेरियल भी लगता है और एफर्ट्स भी लगते हैं। तो कोई भी डिश तब बनेगी जब उस डिश को कोई कंज्यूम करने वाला होगा। अगर कंज्यूम करने वाला ही नहीं होगा तो डिश बनेगी क्यों? तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और लास्ट में आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यहां पर हमें कुछ चीजें देखनी है। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटिटीज, दूसरा फ्रेमवर्क। ये दो चीजें अभी यहां से हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ एंटिटीज और फ्रेमवर्क। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम लोग यहां पर देखेंगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब यहां से जो जो ब्रांचेस निकलती जाएगी ना वो सारी ब्रांचेस मैं आपको दिखाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। समझ में आ रहा है? सबका रिवाइज हो रहा है अच्छे से? एक बार क्विकली मुझे रिस्पॉन्ड कर दो लाइव चैट पे गाइस। सबका अच्छे से रिवाइज हो रहा है? मजा आ रहा है सबको? बहुत ही पिन पॉइंट सेशन रख रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास। एंटरटेनमेंट भी होगा, मजा भी आएगा, इंफॉर्मेटिव भी होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी निकलनी चाहिए। सबको क्लियर हो रहा है? अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ठीक है। यहां से कुछ चीजें निकल के आने वाली है। तो अब हम क्या करते हैं, इन चीजों को यहां पर देख लेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक और चीज हम लोग यहां पर देखेंगे, वो है कुछ एनालिसिस टूल्स के बारे में। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों को लेकर बढ़ते हैं आगे और एक एक कर कर समझते हैं। ठीक है, एनालिसिस टूल्स के अंदर सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं, नंबर 1 हो गया अकाउंटिंग प्रोसेस। इसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, नंबर 2। और ये जो भी मैं लिख रहा हूं ना, इन सब का पीडीएफ आपको मिलेगा। एक चैप्टर खत्म होगा, इसका पीडीएफ जनरेट में आपके साथ जनरेट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। कहां पर? गूगल ड्राइव फोल्डर के थ्रू। टाइप्स ऑफ एंटिटीज। दोस्तों एंटिटीज का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो प्राइमा फेसी मैं इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूं, और उसके बाद तो फिर वो और अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होगा। प्राइमा फेसी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कि मैं धंधा क्यों कर रहा हूं, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशंस को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। एक जिसको मैं कहता हूं प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक कमर्शियल एंटिटीज, और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक सोशल ऑब्लिक स्पेशल पर्पस एंटिटीज। समझ में? प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज आर दोज एंटिटीज जिसका इंटेंशन होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। समझ में आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट सोशल और स्पेशल पर्पस एंटिटीज का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हम जिस उद्देश्य से बने हैं उस उद्देश्य को पूरा करना है। जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, देखो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं इसके बेसिस पे डिफाइन नहीं होता कि ये प्रॉफिट है या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। मतलब हमारे सामने आज दो अलग अलग उदाहरण है। सरकारी अस्पताल नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रॉफिट मेकिंग होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि सर हॉस्पिटल्स हमेशा नॉट फॉर प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं। टाइप ऑफ बिजनेस पे डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो आपका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, बट पहला इंटेंशन है पैसा कमाना, तो वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सरकारी अस्पताल क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में यहां पर एक सिंपल सी चीज हम लोग इंक्लूड करेंगे, वो है ट्रस्ट। एनपीओ के केस में आएगा ट्रस्ट, या फिर सेक्शन 8
companies. Just a minute. हाँ जी, एक तो हो गया ट्रस्ट और दूसरी हो गई सेक्शन 8 कंपनीज। अब ट्रस्ट मतलब क्या? नॉन कॉर्पोरेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? कॉर्पोरेट एनपीओ। क्या मतलब बताया मैंने ट्रस्ट का? नॉन कॉर्पोरेट एनपीओ। और सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या हो गया? कॉर्पोरेट एनपीओ। समझ में आ रहा है? कॉर्पोरेट एमपीओ। अब आजकल देखना काफी सारी ट्रस्ट इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि किसी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पैसा उनके पास होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो खुद को एक कंपनी की तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। दे बिकम अ कंपनी। और वो कंपनी रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2018, जो बन जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना है। प्रॉफिट मेकिंग या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर हम आते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो होता है प्रोप्राइटरशिप। ठीक है? प्रोप्राइटरशिप मतलब वन मैन आर्मी। एक ही पर्सन, एक ही बंदा, वही कैपिटल लगाता है, वही धंधा लगाता है, वही स्ट्रेटेजी बनाता है, वही मैनेजमेंट करता है, वही कस्टमर लाता है, वही गुड्स खरीदता है, वही फाइनेंस मैनेज करता है, सब कुछ वही करता है। वन पर्सन आर्मी, प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट होती है पार्टनरशिप फर्म। दोस्त अगर पार्टनरशिप फर्म की बात की जाए ना, तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर दो टाइप की होती है। एक जिसको हम कहते हैं जनरल पार्टनरशिप, और दूसरा जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी। जनरल पार्टनरशिप के अपने कुछ प्रोज और कॉन्स हैं। जनरल पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एलएलपी जो है इट इज गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008। तो limited liability partnership is a newly introduced type of entity organization which has the benefits of both private limited company and partnership, और दोनों के डीमेरिट्स को हटा दिए गए। ये दोनों लॉज आपने सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ रखे होंगे। सो बेनिफिट है डेफिनेटली, जो बच्चा डायरेक्ट एंट्री से आएगा उसके कंपैरिजन से फाउंडेशन वाले बच्चे को बेनिफिट ये मिलता है कि आपने ये सारे लॉज फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे फाउंडेशन का जो आपका लॉ का सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन है कि ये सारी चीजें जो इंटरमीडिएट में आपको काम आने वाली वो आपको वहां पर पढ़ाई गई है। द नेक्स्ट बिगर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंपनी। और जब मैं बात करता हूं कंपनी की, तो कंपनी अलग अलग टाइप की हो सकती है। कंपनी हो सकती है जैसे कि स्मॉल कंपनी, कंपनी हो सकती है वन पर्सन कंपनी, कंपनी कैन बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। अलग अलग टाइप की कंपनीज हम लोगों ने पढ़ रखी है। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सारी चीजें। तो ये सब होती है कंपनीज। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्त बात बहुत सिंपल है, जितना आपका बिजनेस का वॉल्यूम है, जैसे आपका बिजनेस होगा वैसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप बनाएंगे। क्योंकि बात बहुत सिंपल है, अगर आप घर में एक बिल्ली पालते हैं तो बिल्ली को खिलाने का खर्चा कम आएगा। फिर अगर एक कुत्ता पालते हैं तो उसको खिलाने का खर्चा बिल्ली से ज्यादा आएगा। अगर आप घर में एक हाथी पालते हैं तो हाथी को मेंटेन करने का, खिलाने का खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। ठीक उसी तरह अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाते हैं तो उसके कंप्लायंसेस भी कम है और उसकी कंप्लायंस कॉस्ट भी कम है। वर्सेस अगर आप एक जनरल पार्टनरशिप बनाते हैं तो उसके कंप्लायंसेस प्रोप्राइटरशिप से थोड़े ज्यादा है, कंप्लायंस कॉस्ट भी थोड़ी ज्यादा है। वर्सेस अगर आप एलएलपी बनाते हैं तो उसकी कंप्लायंस कॉस्ट और कंप्लायंसेस जनरल पार्टनरशिप से ज्यादा है। वर्सेस अगर आप एक कंपनी बनाते हैं तो कंपनी की कंप्लायंस कॉस्ट और कंप्लायंसेस दोनों सबसे ज्यादा होती है। तो इट्स ऑल द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप क्या कर रहे हैं, कैसे बिजनेस कर रहे हैं, कितने वॉल्यूम पर बिजनेस कर रहे हैं, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस करें। मैं फिर से कह रहा हूं, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं बताता कि धंधा क्या करते हैं। मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि बैंकिंग का अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी ही बनानी पड़ेगी। आप अगर ये फलाना काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस का कर रहे हैं तो आप कंपनी के फॉर्म में ही करेंगे। यू कैन नॉट डू बाय वे ऑफ एन एलएलपी और जनरल पार्टनरशिप। ऐसा कहीं पे कोई रूल नहीं दिया हुआ है। तो अपने दिमाग से ये चीज सबसे पहले निकालना। ये ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डिफर होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑब्जेक्टिविटी। समझ में आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका धंधा क्या है, उसके बेसिस पर कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं होता है। तो इसको अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? दूसरी चीज यहां पर मैं लेता हूं थर्ड नंबर पे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है इसको तो हम बाद में देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कौन कौन करता है, मतलब हु आर द स्टेक होल्डर्स। अब ये एक शब्द को बहुत अच्छे से समझना, ये एक शब्द को बहुत अच्छे से समझना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टेक होल्डर। दोस्तों स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में बेटा जी फर्क होता है। शेयर होल्डर वो होता है जिसके पास ऑफिशियली कंपनी के शेयर्स होते हैं, समझ में आ रहा है, वो कंपनी को पैसा दे चुका है, कंपनी से शेयर्स ले चुका है, उसको कहते हैं शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर इज नॉट अ शेयर होल्डर, इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर, but stakeholder is not necessarily the shareholder. What is the meaning of the word stake? The word stake means interest. Interest can be डायरेक्ट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कैन बी इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। और यहीं से हम लोग समझते हैं हु आर द वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन कौन अलग यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं इंटरनल यूजर्स, और उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं एक्सटर्नल यूजर्स। क्या लिखा मैंने, इंटरनल यूजर्स और फिर एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स का मतलब क्या, जो कंपनी के भीतर है, विद इन द कंपनी। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब जो कंपनी के बाहर है, आउटसाइड द कंपनी। देखो स्टेक होल्डर मतलब क्या, जिसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कैसे है, डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है। तो इंटरनल यूजर जो कंपनी के भीतर है, एग्जाम्पल इंटरनल यूजर का क्या होगा, सबसे पहला लेता हूं मैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वो पर्सन जिसने कंपनी को अपना पैसा दिया, कीमती पैसा, हार्ड अर्न मनी कंपनी को दिया, उसको कहते हैं शेयर होल्डर। तो हर एक यूजर का अपना एक ऑब्जेक्टिविटी होता है। शेयर होल्डर ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, शेयर होल्डर की ऑब्जेक्टिविटी क्या रहेगी, मतलब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रति रवैया क्या रहेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि कंपनी कैसा कर रही है, सेल कैसा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, मुझे डिविडेंड कितना मिल रहा है, शेयर होल्डर तो ये देखेगा। दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्वेस्टर्स, तीसरा मैं लिख देता हूं यहां पर इन्वेस्टर्स। ये लोग जानना चाहते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन से हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, हम और क्या कर सकते हैं कंपनी को बढ़ाने के लिए, कहीं हमारी कंपनी में ऐसे तो कोई डिसीजंस नहीं हो रहे जो हमारी कंपनी को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होती है। चौथा एम्प्लॉइज। दोस्त मैं एम्प्लॉइज को भी एक तरीके का इन्वेस्टर मानता हूं। टेल मी यस और नो। इन्वेस्टर जो होता है वो कंपनी को अपना पैसा देता है, डेफिनेटली हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से कमाया, विदाउट एनी डाउट, चलिए। बट एक एम्प्लॉय अपनी जिंदगी कंपनी को दे रहा है, उसको पता तो चलना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है मेरी कंपनी में कि भाई मेरी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। जो जेट एयरवेज के साथ हुआ, जो किंगफिशर एयरलाइंस के साथ हुआ है ना, जो नीरव मोदी की कंपनी के साथ हुआ, कई सारी बैंक्स इंडिया में डूबी, रातों रात एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड हो गए। मतलब आज मैं अपने ऑफिस से आता हूँ और रात को घर पे सोता हूँ, और अगले दिन सुबह उठ के जब मैं ऑफिस में पहुंचता हूँ तो पता चला मेरे ऑफिस को लग गए ताले। क्यों लग गए ताले, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्कैम हुआ है, जैसे कि सत्यम में हुआ था। तो सत्यम कंप्यूटर के एम्प्लॉइज जब हैदराबाद के अपने ऑफिस में पहुंचे अगले दिन सुबह, तो पता चला भैया कंपनी बंद हो गई, क्योंकि कंपनी के फाउंडर मिस्टर रामलिंगन राजू ने एक फैक्स कंपनी को किया, जिस फैक्स में उन्होंने कन्फेशन किया है कि पिछले कई सालों से मैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहा था, कुक कर रहा था, और कंपनी की बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो एसेट्स दिख रही है वो एसेट्स आज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, दे आर इन एग्जिस्टिंग एसेट्स, दे आर हेवीली ओवर वैल्यूड एसेट्स। वो ऐसी एसेट्स है जो या तो है ही नहीं, और अगर है तो वो एसेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जब कंपनी के फाउंडर ने ये कन्फेशन किया, एक फैक्स भेजा, कंपनी में तहलका मच गया। एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स अथॉरिटीज, डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट।
आप जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, चलिए ट्रेड इंडस्ट्री को तो मैं एक्सटर्नल में ले लूंगा, गवर्नमेंट एजेंसीज, लेंडर्स एंड बैंकर्स, कस्टमर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे कस्टमर भी मेरे इंटरनल यूजर्स में आते हैं। अब मैं यहाँ कस्टमर्स में अगर आप कहोगे स्पेसिफिकली, तो मैं यहाँ B2B की बात कर रहा हूँ, B2C की बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा इसको समझते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर मैं खुद एक कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं आज चला गया सर सपोज किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो सर मैं रेस्टोरेंट में जाके कहता हूँ भैया मेनू कार्ड मत लाओ, पहले अपनी बैलेंस शीट लेकर आओ। बैलेंस शीट लेकर आओ, मैं बैलेंस शीट देखूंगा कि आपकी कंपनी कितनी सॉलिड है, और अगर आपकी बैलेंस शीट देखकर मेरे को पसंद आया तो ही मैं खाना ऑर्डर करूंगा। ऐसी गलती मत करना, रेस्टोरेंट वाला फट करके भगा देगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो B2C बिजनेस है। क्या है? B2C। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं B2B बिजनेस की, तो B2B का सर एग्जांपल आप दे सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकता हूँ, समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं सपोज टाटा मोटर्स लिमिटेड का, TML का, ठीक है। TML क्या बनाता है? कार्स बनाता है। कार्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लगता है, उसको हम कहते हैं बैटरी। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड एट प्रेजेंटली बैटरी परचेज कर रहा है एक्साइड कंपनी से, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ₹8,000 पे, 8,000 पर यूनिट किसी एक पर्टिकुलर मॉडल की बैटरी खरीद रहा है, कार की मॉडल की बैटरी खरीद रहा है टाटा मोटर्स एक्साइड से ₹8,000 में। अब आप जाते हो टाटा मोटर्स लिमिटेड के पास और आप वहां पर जाकर कहते हो कि भैया जी हमारी ये कंपनी है और हमने अभी बैटरी बनाने का काम चालू किया है, और मैं आपको ये बैटरी प्रोवाइड करता हूं मात्र ₹7,000 में। मतलब हर एक यूनिट पे आप ₹1,000 सेव करोगे। आप ये प्रपोजल देते हो टाटा मोटर्स लिमिटेड को, TML को। टाटा मोटर्स लिमिटेड की एक साल की रिक्वायरमेंट होती है 1 लाख बैटरीज, समझना। तो आप टाटा मोटर्स को कैलकुलेशन बताते हो कि अगर आप एक बैटरी पे ₹1,000 सेव कर रहे हो, तो जरा आप गिनिए तो सही कि 1 लाख इंटू 1,000 आप टोटल कितना पैसा सेव करेंगे। 1 लाख इंटू 1,000, तो एक जीरो ऐड करोगे तो 10 लाख, दो जीरो ऐड करोगे तो 1 करोड़, और एक और जीरो ऐड करोगे तो 10 करोड़ रुपया। मतलब आप टाटा मोटर्स को क्या कहते हो कि 10 करोड़ रुपीस की सेविंग होगी आपकी, अगर आपकी कंपनी से वो बैटरी लेते हैं तो। मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज बताऊं, टाटा मोटर्स लिमिट आपका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देगा, बिल्कुल अपफ्रंट रिजेक्ट कर देगा। अब अगर आप ये इकोनॉमिक्स बीच में घुसाते हैं तो आपके दिमाग में सवाल आएगा क्यों? क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर वहां शिफ्ट हो जाता है। तो यहां तो सीधा सीधा 10 करोड़ का मुनाफा दिख रहा है आपको कि 10 करोड़ रुपया मेरा बच सकता है अगर मैं एक्साइड कंपनी, मतलब टाटा मोटर्स के पर्सपेक्टिव से समझना, अगर मैं एक्साइड बैटरी से बैटरी ना खरीद के आपकी बैटरीज परचेज करता हूं तो आपको 10 करोड़ रुपए का मुनाफा प्रॉफिट हो सकता है। पर फिर भी वो आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के अलावा कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होंगे जो टाटा मोटर्स देखेगा। सबसे पहले टाटा मोटर्स, पहली बात, ये जो ट्रांजैक्शन होगा ना इसको कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। टाटा मोटर्स ये देखेगा कि क्या आपकी हैसियत है कि आप 1 लाख बैटरी बना सके, आपके पास उतना प्लांट एंड मशीनरी है, आपके पास उतनी मैन पावर है, क्या आपकी बैटरी उस क्वालिटी की है कि टाटा मोटर्स उसको अपनी कार में यूज कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर टाटा मोटर्स को गाली देगा अगर बैटरी खराब होती है तो। इमेजिन कीजिए ना, अगर बैटरी ने आग पकड़ ली तो लोग ये नहीं कहेगा कि एक्साइड की बैटरी खराब है, लोग क्या कहेंगे? टाटा मोटर्स की कार खराब है। तो टाटा मोटर्स क्योंकि एक ब्रांड है, अपनी गुडविल लेकर चल रहा है, इतने सालों से मार्केट में एक रेपुटेशन है, वो कहीं पे भी अपनी रेपुटेशन खराब नहीं होने देगा। एक सस्ते वेंडर को वो कभी नहीं चुनेगा। मतलब वो सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेगा, वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे भी जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे भी जाएगा, ये समझना। क्वालिटी मिलनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो पहली क्वालिटी। दूसरा, ऐसा ना हो कि ₹1,000 बचाने के चक्कर में टाटा मोटर एक्साइड से ये ऑर्डर निकालकर आपको ऑर्डर दे दे, कल चल के आपके पास उतना मशीनरी नहीं है, उतना मैन पावर नहीं, क्या कर लोगे आप?
तो ये समझना, तो टाटा मोटर्स आपका ड्यू डिलीजेंस करेगा, डिटेल में देखेगा। टैक्स अथॉरिटीज क्यों इंटरनल है समझना, बिकॉज आप टैक्सेशन पे करते हो। मैं खुद बता रहा हूं, इनकम टैक्स की नोटिस आ जाती है अगर आप किसी क्वार्टर में एडवांस टैक्स कम भरते हो तो। गवर्नमेंट अथॉरिटीज बिल्कुल बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी में कुछ भी हो सकता है। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, समझिएगा, है ना। आप किसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हो, सपोज आपका बैंकिंग बिजनेस है, एनबीएफसी का बिजनेस है, तो वो आपका ऑब्वियसली इंटरनल यूजर हो गया। लेंडर एंड बैंकर, क्योंकि उन्होंने आपको लोन दिया है, आपको लोन दिया है तो वो जानना चाहेंगे कि भैया मेरा पैसा सेफ है कि नहीं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स में। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर का मतलब होता है, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी तक कंपनी में पैसा लगाया नहीं है पर लगाना चाहते हैं या लगा सकते हैं। मेरा दोस्त मुझसे कहता है, यार अंशुल तेरे को पता है इस कंपनी के शेयर्स बहुत अच्छे हैं, उठा ले। कुछ लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करके उठा लेंगे, कुछ लोग नहीं नहीं, मेरे को एक बार देखने दे, इसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आने दे, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। मैं क्या कह लूंगा, मेरा दोस्त है इन्वेस्टर शेयर होल्डर, मैं क्या हूं प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, इंटेंडेड, अभी तक मैंने पैसा लगाया नहीं है, जब मैं लगाऊंगा तब मैं इंटरनल यूजर बन जाऊंगा, अभी मैं क्या हूं एक्सटर्नल यूजर। तीसरा, ट्रेड एक्सपर्ट्स। भैया जी कभी ये अनिल सिंघवी जी का सेशन देखा है? ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी अनिल सिंघवी जी का सेशन देखिएगा, न्यूज चैनल पर बैठकर कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स का पोस्टमार्टम करते हैं, चीर फाड़ करते हैं कि कंपनी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ट्रेड हैंड सेल्स हैंड बढ़ा है, आगे क्या होने वाला है कैसे होने वाला है, वो पूरा एनालिसिस करते हैं अनिल सिंघवी जी। सिर्फ अनिल सिंघवी जी करते नहीं, आप कितने भी फाइनेंस के चैनल खोल के देख लीजिए, सीएनबीजी देख लीजिए, जी न्यूज देख लीजिए, आपको वहां पर पता चलेगा देयर आर ट्रेड एक्सपर्ट्स हु आर सिटिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट द कंपनी। नंबर 4, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि सीए मोतीलाल ओसवाल जी, द लीडिंग स्टॉक ब्रोकर ऑफ इंडिया, या बाकी लोग, ये काफी हद तक मार्केट को चलाते हैं, आपको पता नहीं है, पर आपने अगर हर्षद मेहता जी की वेब सीरीज देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि कंपनी के अच्छे और बुरे परफॉर्मेंस से तो डेफिनेटली शेयर्स के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता ही है रिगार्डलेस टू से, लेकिन इसके अलावा भी ये जो मार्केट में दलाल बैठे हैं, ब्रोकर बैठे ना, इनकी जो टिप निकलती है, इनकी जो एडवाइस निकलती है, उससे भी आपके शेयर के प्राइसेस ऊपर और नीचे होते हैं। सो दीज आर ऑल्सो पीपल who are using your finance. Please understand, financial statements of a company becomes a public document. It is publicly available. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर 300 रुपए पे करके आप किसी भी कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, किसी भी कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिक लिमिटेड के लिए तो कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज फॉर पब्लिक, ऑफ द पब्लिक बाय द पब्लिक, तो उसके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कंप्लीटली मिल जाता है एनुअल रिपोर्ट में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आपको लगता होगा क्लोजली इंटेंड हेल्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी दोस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको 300 रुपए भरकर एमसीए की साइट पर मिल जाते हैं। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी यूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अगर आगे बढ़ना चाहता हूं किसी भी धंधे में, किसी भी चीज में, तो मुझे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना जरूरी है। चक दे इंडिया मूवी आपने देखी होगी, तो चक दे इंडिया के अंदर इंडिया का जब स्पेन के साथ मैच होने वाला होता है तो स्पेन की टीम काफी खतरनाक होती है, ठीक है। तो स्पेन की टीम ने, अगर देखिए आपने, एक स्ट्रेटेजी फॉलो की होती है जिसको कहते हैं मैन टू मैन मार्किंग। वो टीम क्या करती है, अपने ऑपोजिशन की टीम के हर एक प्लेयर के साथ अपना एक प्लेयर चिपका देती है, जो प्लेयर क्या करता है उस प्लेयर को अटका के रखता है, जो उस टीम का की प्लेयर होता है उसको अटका के रखता है। तो शाहरुख खान जो कि कोच होते हैं इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के, वो टीवी स्क्रीन पे मैच दिखाकर
ये बताते हैं कि अब ये मैन टू मैन मार्किंग को कैसे ब्रेक किया जाए। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल यूजर, तो जितने टाइप के यूजर्स हैं ये सब हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं। ये सभी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परस्यू करने का एक अलग ऑब्जेक्टिविटी रखेंगे, एक अलग डायरेक्शन रखेंगे, और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सब के ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल करते हैं क्या। अगर ऑब्जेक्टिविटी की बात निकली है तो चौथा नंबर पॉइंट मैं आपको यहाँ पर यही पढ़ाना चाहूंगा, व्हाट आर द objectives of preparation and presentation of financial statements। अब दो चीजें यहां से हमें समझनी है, एक तो ऑब्जेक्टिव समझना है, दूसरा ये शब्द का मतलब समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों को एक एक कर समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन का मतलब होता है कंटेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कंटेंट इंक्लूड करना चाहिए। वाणी बिल्कुल आ सकता है, गवर्नमेंट भी आ सकता है। देखो बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अब जब आप कहोगे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, जिला परिषद आता है, गवर्नमेंट एजेंसीज आती है। हर बिजनेस में जरूरी नहीं है ना कि गवर्नमेंट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो वो हमें थोड़ा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, डिटेलिंग में नहीं जा सकते क्योंकि फिर उसमें यह आएगा कि कौन सी कंपनी के बारे में बात करो, वो कंपनी किस इंडस्ट्री में, उसका धंधा क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें है ना, ये समझना। तो जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो प्रिपरेशन के अंदर क्या आता है, कंटेंट टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा तो उसमें क्या क्या कंटेंट आना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, हाउ दी कंटेंट शुड बी प्रेजेंटेड। ड्राइंग ढांचा कैसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ड्राइंग कैसी होनी चाहिए, ढांचा कैसा होना चाहिए। अब कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर यहां पर कुछ पॉइंट्स आप क्लियर कीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट पे मैं आता हूं, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज कॉर्पोरेट एंटिटीज स्पेशल एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट एंटिटीज और स्पेशल एंटिटीज, एक एक करके समझते हैं। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स प्रोप्राइटरशिप, इट इंक्लूड्स पार्टनरशिप। तो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई लॉ ही नहीं, सिंपल सी चीज है, टी फॉर्मेट हम बनाते हैं जैसे 11th 12th में बनाते थे, जैसे सीए फाउंडेशन में बनाते थे। टी फॉर्मेट का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब क्या, जो कि कंपनी है, और अगर आपकी एक कंपनी है तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने पड़ेंगे, यू विल हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर हो गया, तो उसके ऊपर हमारा एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। फिर लास्ट में आती है स्पेशल एंटिटीज। अब समझना, even though it is outside the scope of your syllabus, but basics of accounting हम डिस्कस करें तो ये यहाँ पर बनता है। कुछ स्पेशल एंटिटीज होती है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ अलग लॉ के हिसाब से बनते हैं, जैसे कि ट्रस्ट। समझना, अब अगर सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब वो कंपनी है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट के हिसाब से बनेंगे। पर अगर एक ट्रस्ट है, एग्जाम्पल लेते हैं, महाराष्ट्र में एक सरकारी अस्पताल है, महाराष्ट्र में एक सरकारी अस्पताल है, या फिर गोकुलधाम सोसाइटी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली, जो कि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो हर एक स्टेट का अपना एक कोऑपरेटिव एक्ट लगता है, एक एक लॉ होता है।
महाराष्ट्र स्टेट में है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2013। तो वो एक्ट आपको बताता है कि एक ट्रस्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। वैसे ही अगर आप बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो गाइडलाइंस होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। समझ में आ रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फॉर्मेट बताएगा उस फॉर्मेट के अनुसार बैंकिंग कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। सिमिलरली अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे ये आपको कौन बताता है? इरडा। इरडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और बैंकिंग कंपनी के लिए मैंने कहा आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों ये तीन स्पेशल टाइप की एंटिटीज है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो फॉर्मेट है, मतलब प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, ये उसका रिस्पेक्टिव कानून बताता है। देयर इज अ सेपरेट लॉ, देयर इज अ सेपरेट एक्ट which governs how the financial statement should be prepared for these entities। समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? अब प्रिपरेशन मैंने आपको बताया, प्रिपरेशन मतलब क्या क्या कंटेंट डालना है, प्रेजेंटेशन मतलब कैसे कंटेंट डालना है। क्लियर हो गया? पक्का? 100%। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के ऑब्जेक्टिव्स है दो। एक, टू ascertain फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और दूसरा टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के ऑब्जेक्टिव्स हैं दो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असरटेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और दूसरा टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन। समझते चलिएगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब और पोजीशन का मतलब क्या है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब दोस्त मैं जानना चाहता हूं कि मेरी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। मैं सिंपल ये जानना चाहता हूं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है? हर एक का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया अलग होता है। स्टूडेंट के लिए मार्क्स होते हैं कि वो कितने मार्क्स लेकर आते हैं। एक कार रेसिंग वाले के लिए या एक एथलीट के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई साहब वो कितने समय में अपनी रेस को कंप्लीट करता है, कितने ड्यूरेशन में, कितने मिनट्स में, कितने सेकंड्स में अपनी रेस को कंप्लीट करता है। ठीक उसी तरह आपको क्या लगता है कंपनीज के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होता होगा? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कि क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, कम प्रॉफिट कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, कितना कर रही है। ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव हुआ है टू असरटेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और हम यहां पर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात नहीं करें, हम यहां पर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। दूसरा, टू असरटेन फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। जब हम फाइनेंशियल पोजीशन पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो पोजीशन में यहां पर दो चीजें आती है, एक होती है सॉल्वेंसी और दूसरी होती है लिक्विडिटी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि हमारा जो ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस कंपनी के आगे पीछे घूम रहा है, तो अब मैं यहां पर इसका थोड़ा सा फोकस लेकर चलता हूं सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को। आपको ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का सेशन ना सीए फाउंडेशन के बेसिक्स ऑफ अकाउंट से काफी अलग लग रहा होगा, वो बहुत अलग है, और ये आप देख रहे हैं बहुत अलग है, बहुत अलग तरीके से ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का सेशन चल रहा है। फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा सेशन खत्म हो जाने के बाद, कैसा आपको सेशन लगा। यूट्यूब के कमेंट्स में जाकर फीडबैक देना, ताकि कल के सेशन की मैं प्लानिंग करूंगा ना तो वो मुझे काफी यूजफुल होने वाला है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी को, कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 पांच चीजें डिफाइन करता है। क्या है वो पांच चीजें? सबसे पहली, बैलेंस शीट। एवरी कंपनी इज सपोज टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, 5 चीजें। पहली चीज क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी की क्या बताती है? बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कंपनी के सॉल्वेंसी के बारे में। जब मैं कहता हूं सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब होता है कंपनी ने कितनी एसेट्स बनाई है और कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटी है। दूसरा, ये हमें बताता है, सेकंड चीज बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट बना है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना है, तो अब यहाँ टी फॉर्मेट यूज नहीं करते, यहाँ स्टेटमेंट फॉर्मेट यूज करते हैं। देयर इज नो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर्ड सेपरेटली, वी जस्ट प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। मतलब जो पांचों चीजें बनाते हैं ना, हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपके आपके सामने लिख रहा हूं। बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव है कंपनी की सॉल्वेंसी बताना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताना। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमें बताता है कंपनी के लिक्विडिटी के बारे में। How much is the liquidity with the company? Now it may happen that you are a solvent company. समझना अच्छे से, आप एक solvent company है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपकी लिक्विडिटी नहीं है, आपके पास लिक्विडिटी नहीं। अब लिक्विड का मतलब क्या होता है? लिक्विड का मतलब होता है एसेट्स मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब वो सारी एसेट्स जो आप अपने पास मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब काफी बार ये समझो मैं बहुत अमीर हूं, बहुत रईस हूं, मर्सिडीज में घूम रहा हूं, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ती है तब अगर मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, देने के लिए कैश नहीं है, तो दोस्त वो मर्सिडीज किसी काम की है? वो किसी काम की नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, वो किसी काम की नहीं। आई नीड टू हैव a requisite amount of liquidity also with me, that is very very important। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होनी चाहिए। मतलब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को अच्छे से समझना। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझना। कंपनी के पास ज्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए और कंपनी के पास कम लिक्विड भी नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो भाई? अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा लिक्विडिटी है, तो मेरा पैसा आइडल पड़ा रहेगा। पैसा आइडल पड़ा रहेगा तो आई विल लूज the amount of interest that I can earn on that money. So I'm not making a good financial decision. But if I'm out of liquidity, then also there is a problem. तो ये एक important है। चौथा, statement showing changes in equity। सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 कहता है चौथी चीज जो आपको बनानी है वो है स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी। ये आपको बताता है कंपनी के ट्रस्ट और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। दोस्त आज काफी लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पैसा पता है क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुकेश अंबानी जी वहां पर है। समझिए, मुकेश अंबानी जी के नाम पर लोग पैसा लगाते हैं कि हाँ अगर ये बंदा वहां पर है ना, ये बंदा कभी हमारा पैसा डूबने नहीं देगा, क्योंकि उसका खुद का इतना पैसा रिलायंस में लगा हुआ है, तो हमारा पैसा डूबने ही नहीं देगा। तो पीपल प्ले देयर बेट ऑन द सरनेम ऑफ मिस्टर अंबानी। बट इमेजिन करो कल चल के अगर ऐसा हो कि अंबानी पूरी परिवार ने, पूरी फैमिली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से अपने शेयर्स बेच दिए, तो क्या होगा? मार्केट में एकदम से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा कि किसी कंपनी के फाउंडर ने अपनी कंपनी के अगर शेयर बेचा, मतलब कंपनी में कुछ घोर घोर अपराध चल रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? हाँ, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, भैया जी हम भी हमारे शेयर्स बेच दो। आप पॉइंट समझ रहे हैं? यहाँ पर समझने की कोशिश करना। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी डेमोन्स्ट्रेट द ट्रस्ट बाय द जनरल पब्लिक ऑन द कंपनी। और लास्ट जो चीज बनानी है उसको कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या देता है? इट गिव्स द डिस्क्लोजर अजम्पशंस, या मैं सिंपल कहूंगा assumptions and अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय मैंने क्या क्या अजम्पशंस किए हैं, क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज का इस्तेमाल किया है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो चीजें हमें कहां से पता चलती है? नोट्स टू अकाउंट्स। तो आप देखो कितना सिस्टमैटिक है और कितना अलग है। जो अभी तक हम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पढ़ते आते थे उससे ये कितना अलग है। जो हमने 11th 12th में या ये फाउंडेशन लेवल पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, वो टॉपिक पढ़ा था जहां हम सिर्फ एडजस्टमेंट सीखते थे, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, पीएनएल कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, ये सब उससे कितना अलग है सर।
कितना डिफरेंट है, बिल्कुल ये उससे अलग, ये डिफरेंट है। तो मैं इसको यहाँ पर नंबर देता हूँ, नंबर 5। दिस इज योर फ्रेमवर्क। मुझे लगा कि जब मैं अपने एडवांस्ड अकाउंटिंग का कोर्स प्लान कर रहा हूँ ना, आई मस्ट प्लान सम सेशंस लाइक दिस, और इसीलिए ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के 6 से 7 घंटे मैंने यहाँ पर प्लान किए हैं। Preparation and presentation of financial statement, framework of preparation and presentation of financial statements, ठीक है। फिर लास्ट चीज यहां पर लिखेंगे, सो कंपनी एक्ट 2013 का एक शेड्यूल है दोस्तों, जिसका नंबर है शेड्यूल नंबर 3। उसके दो पार्ट्स है। पार्ट 1 हमें बताएगा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट, क्या काम है। पार्ट 1 विल एक्सप्लेन अस फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट, और पार्ट 2 जो है वो हमें बताएगा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ P&L अकाउंट, मतलब क्या क्या कंटेंट होना चाहिए और उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। ये दोनों ये हम सीखने वाले हैं कहां पर, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 में। और ये पूरा हम लोग कहां पर कवर करने वाले हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। वहां पर हम ये पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की जर्नी को अगर मैं एक बार ओवरव्यू करूं आज, तो मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले एक सिलेबस का कंपैरिजन आपको दिया था। आई थिंक माइंड में आपके छप चुका है क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर्स है, चैप्टर्स के नंबर क्या है, ये माइंड में छप जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अकाउंटिंग प्रोसेस को हमने देखा था, और अकाउंटिंग प्रोसेस को अभी मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एंटिटीज उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेक होल्डर के ऊपर बहुत बढ़िया जोर मैंने आपको दिया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखे थे, वहां पर देखा था कि देयर आर सम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, देयर आर सम कॉर्पोरेट एंटिटीज, देयर आर सम स्पेशल एंटिटीज जैसे कि ट्रस्ट, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी अलग स्टैट्यूट, किसी अलग एक्ट के अंतर्गत बनते हैं। हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं दो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। हमने फ्रेमवर्क की बात की थी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जहां पर कहा गया है कि हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वहां पर एक और वर्ड यूज किया जो मैं यहाँ यूज करना चाहूंगा, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी के GPFS, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये 5 चीजें आनी चाहिए। पांचों चीजें क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, वो सब हमने डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 के दो पार्ट्स है। पार्ट 1 टॉक्स अबाउट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट, पार्ट 2 टॉक्स अबाउट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर दोस्तों मैं आज अपना लेक्चर नंबर 1 समाप्त करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, आप सिंपल दोस्त ट्रैकर में जाइएगा। ट्रैकर के अंदर आपको हर एक लेक्चर की नोटिंग मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप सीधा स्किप कर सकते हैं टू द टॉपिक दैट यू रियली वांट टू डू। ट्रैकर बहुत डिटेल में मेंटेन होगा। आज का जो लेक्चर होगा उसकी डिटेल रिकॉर्डिंग आपको ट्रैकर में मिल जाएगी। गूगल ड्राइव की लिंक जो है, जो बच्चे अभी ऐप पे, वेब पे लाइव देख रहे हैं, आप लोगों के साथ लाइव चैट में मैंने यहाँ पिन कर दी है, उसको क्लिक कर सकते हैं। जो बाद में देखेंगे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू आपको सारे के सारे कंटेंट्स आप तक मिल जाएंगे, आप तक पहुंच जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पर YouTube पे देख रहे हैं, आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, पहले 6 दिन का, फर्स्ट 1 वीक का डेमो चल रहा है YouTube पे। आप अगर चाहे तो आराम से इवैल्यूएट कर लीजिए, फिर डिसीजन लीजिए कि क्या आप हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं। मेरी ओपिनियन में सबसे बेस्ट होता है महापैक। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें आपको रेगुलर क्लासेस तो मिलती है, उसके साथ साथ आपको सारे एजुकेटर्स का एक्सेस मिलता है। मतलब जितने भी एजुकेटर्स एकाग्रता अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, उनका एक्सेस मिलता है। आपको पिछले बैच के, रेगुलर बैच के रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, फास्ट ट्रैक मिलता है, हार्ड कॉपीज ऑफ बुक मिलता है, डेडिकेटेड मेंटर्स आपको मिलता है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, जिससे आप ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, यूट्यूब पे जाकर जो इसका डेमो वीडियो चल रहा है उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर बताइएगा सेशन कैसा लगा।
ऐप पे, वेब पे जो क्लास देख रहे हैं अड्डा पे, प्लीज क्लास एंड होने के बाद 5 स्टार जरूर देते रहिएगा। और एक प्लेज, एक प्रॉमिस, एक प्लेज और एक प्रॉमिस जो मैं आपके साथ करता हूं, वो प्लेज और प्रॉमिस अब हर रोज आप मेरे साथ करेंगे और आप मुझसे कहेंगे, क्योंकि जब हम कोई चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो हम उसे मैनिफेस्ट करते हैं, और जब मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हकीकत बन जाती है कि अंशुल भैया हम भी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लेक्चर नंबर 2। गुड डे ऑल ऑफ यू।